ले जा रहा हूं। numpy के ऊपर अपनी लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमारे जो मेन टॉप इश्यूज हैं वो क्या है। हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें इस क्लास के अंदर तो numpy और कोडिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि अगर आप लोग ये स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको ये वाले काम करने हैं, नहीं कि जुपिटर नोटबुक जो है वो अपनी स्टार्ट कर लें। जुपिटर नोटबुक के अपने फायदे हैं। मैं भी यहाँ पर जो है वो एक जुपिटर नोटबुक जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आ जाओ भाई। मैं जरा स्क्रीन मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जुपिटर नोटबुक जो है वो क्लिक नहीं हो रही थी, तो वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मंसूर आप जो है वो पार्टिसिपेंट्स दे हैं वो देख रहे होंगे। ठीक है, और चैट भी देख रहे हैं और वो गूगल शीट भी देख रहे हैं। अभी आप उनके सवालात के जवाब देने की हमें जरूरत नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गूगल क्रोम। ठीक है जनाब। ये क्या आ गया यार? इस स्क्रीन को कैसे मूव करूँ यार? ये ठीक है जी। अच्छा, ये जो स्क्रीन है मैंने यहाँ पे साइड पे कर दी है और ये हटा दी, हट गई है। कहाँ पे रख दूं इसको? यहाँ पे कहीं रख देते हैं। कोलैब। अच्छा जनाब, तो ये तो आप लोग भी इसी तरह अपनी जुपिटर नोटबुक जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, और मैंने इसके अंदर एक ब्लैंक हिस्सा जो है वो लगा लिया है। मेरी वॉइस बैग आ रही है मेरे मेरे पास। मंसूर म्यूट नहीं है सब लोग? म्यूट है सर सारे आई थिंक। अच्छा ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करने का एक फायदा जो है, अगर आप जब कोई डेटा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो जुपिटर नोटबुक का फायदा ये होता है कि आप एक छोटे छोटे सेल में काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस जुपिटर नोटबुक के आखिरी में हूं। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि सबसे पहले तो उसको कनेक्ट कर दूंगा, और कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक का एक नया सेल ले लूंगा। अब मुझे पुराने वाले सेल एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। मैं छोटे छोटे सेल में जब डेटा एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे फायदा ये होता है कि मैं चार चार कोड के ऊपर ऑपरेशंस कर सकता हूं। अगर यही काम मैं अपनी आईडीई में करूं तो मुझे जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और लोग जो है मतलब अपनी सारी आईडी में हर चीज बार बार चलानी होगी। मिसाल के तौर पर इंपोर्ट जो है, मैं कह रहा हूं कि भाई इंपोर्ट करो numpy एस एन पी। ठीक है, अब जब भी मैं अपना कोड चलाऊंगा ये वाला लाइन जरूरी लाजमी तौर पर इंपोर्ट होगी, जिसकी मुझे हर मर्तबा जरूरत नहीं है। तो मैं एक मर्तबा जो है इस लाइन को चला दूंगा और एक नया सेल क्रिएट कर दूंगा। अब अगले सेल के अंदर जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मेरा ये वाला सेल चलेगा, लेकिन एक मर्तबा मेरी मेमोरी में ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है और ये लाइब्रेरी दोबारा बार बार मेरी लाइब्रेरी में इंपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, आई होप द एडवांटेज जो है वो इसमें आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा जी, दूसरी चीज, और दूसरी चीज ये है कि आप जब काम कर रहे हो तो आपके पास किताब भी खुली हुई होनी चाहिए। हम पेज नंबर 85 के ऊपर है, आई होप उसके अराउंड मैं उस पेज के ऊपर आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैप्टर, चलो तुम तो इधर जाओ। पेज नंबर 3.5 है।
मुझे आगे जाना पड़ेगा और 85 के बाद 95 इस पे देखते हैं भाई, पेज नंबर आ गया हमारा 77, अभी तक 3.4 पर ही हैं हम। 120, ये कौन सा चैप्टर है भाई? ये मैं गूगल की बुक जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्राउजर में खोल लूँ ताकि आपको हम कोड और किताब दोनों साथ साथ जो है वो चला लें। अच्छा, यहाँ पर इस क्लास के अंदर मैंने जो है बल्कि सारे टीचर्स ने कहा कि भाई ये क्लास जो है ना जूम पे होनी चाहिए। पहले Q1 में आपको शायद याद होगा हम स्ट्रीम यार्ड के ऊपर क्लास लेते थे, अब हम जो है वो जूम पे लेते हैं। उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है यहाँ पर सवाल करें। बाज़ औक़ात जो है सवाल जो है वो बहुत ही स्टूपिड भी होते हैं और बाज़ औक़ात काम के भी होते हैं। तो बहुत सारे सवाल जो टॉपिक से इररिलेवेंट है, मैं उनके सवाल के जवाब नहीं देता। लेकिन अभी क्लास स्टार्ट हो रही है और इस क्लास के स्टार्ट के अंदर कुछ ऐसे सवालात भी हैं जो टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मतलब स्टूडेंट को ना बहुत टाइम लगता है ये समझने में कि एनाकोंडा, पाइचार्म, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो अलग-अलग चीजें हैं। उनको ये नहीं पता होता कि मंसूर तुम्हारा माइक तो ऑन नहीं है क्या? माइक ऑन है। तो यार पॉज कर दो तुम्हारा। हाँ, थैंक यू। मुझे कोई बातें करता हुआ नजर आ रहा है कोई पीछे ना। अगर तुम सबके तुम जब म्यूट कर रहे हो तो उसमें तुमने ये किया हुआ है अलाउ पार्टिसिपेंट वाला, इनेबल किया हुआ है क्या? अगर उसको बंद कर दोगे तो फिर पार्टिसिपेंट इनेबल नहीं हो सकेंगे, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, तो इसलिए बाज़ औक़ात शुरू की क्लासेस के अंदर मैं सवाल भी ले रहा होता हूँ और उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों को इस बातों को स्टूडेंट बोर भी हो रहे होंगे। इसकी वजह ये होती है कि शुरू की बेसिक चीजें जो है हमें नहीं पता होती, जिसका नतीजा ये होता है कि हम एडवांस चीजें सीख लेते हैं क्योंकि, लेकिन हमें बेसिक चीजें नहीं पता होती तो हमें ये वाली बात समझ में नहीं आ रही होती। तो इसलिए जितनी मेरा ख्याल है कि आपको बेसिक चीजें पता होती रहेंगी, उतना आपके लिए जो है ये चीजें जो है ये अच्छी होती रहेंगी। तो अगेन कम टू द पॉइंट, बीच बीच में से मेरी जो है ना वो आवाज भी बंद होगी क्योंकि मैं कुछ काम भी कर रहा होता हूँ। अगेन कम टू द पॉइंट, मैं यहाँ पर एक कोलैब के अंदर ही जो है, ये कोलैब जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? सेव करने के बाद तो ये आपको कोलैब भी मिल जाएगी। मैं जगह बचाने के लिए अभी इसको शेयर नहीं कर रहा, लेकिन क्लास के बाद मैं इसको शेयर कर दूंगा। मंसूर याद रखना, ठीक है? तो आपकी बल्कि क्लास के एंड के ऊपर ही मैं शेयर कर दूंगा लिंक, ताकि आप इसको लिंक को यूज कर सके। मैं यहाँ पर कुछ चीजें इसी कोलैब के अंदर लिख रहा हूँ ताकि आपको ये भी एक फायदा हो जाए कि जुपिटर नोटबुक में फायदा ये है कि आप जो है वो सेल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर टेक्स्ट मैंने ले लिया है तो अपने डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बात बता रहा था कि हमें जो है ये पता होना चाहिए कि हम जो है वो नमपाई क्यों पढ़ रहे हैं। और उसकी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, अगर आप लोगों को स्क्रीन का साइज जो है वो छोटा नजर आ रहा हो तो आप प्लीज जो है वो शेयर कर सकते हैं, रेस हैंड करके बता दें तो मैं थोड़ी स्क्रीन बढ़ा दूंगा। आई होप कि काफी बड़ी हो गई है, ठीक है? ओके, तो हम जो है वो नमपाई जो है वो क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसके हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम नमपाई क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट है और वो ये है कि एज हमें डेटा की जरूरत है। अब मैं यहाँ से आप मंसूर जो है वो आप लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं और मैं से आप सवाल करना चाहूंगा कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा हो तो हम कंप्यूटर में उस डेटा को मैनेज कैसे कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। मैं इसमें सवाल के ऊपर सवाल करूंगा। तो यहाँ पर मंसूर, कैन यू अनम्यूट एवरीवन? जी सर, मैंने कर दिया है, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अब। ठीक है, तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि भाई ये मुझे बताएं कि अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा मौजूद हो तो मैं उसको मेमोरी में मैनेज करने के लिए मुझे क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत है, या मैं उनकी उस डेटा पे क्या क्या कर सकता हूं? कोई सवाल का जवाब देना चाहेगा?
सर उसमें सर तो आप आप लिस्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं जो पाइथन एरे में। के थ्रू अभी हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि सर, कौन सा हम टूल data इस्तेमाल structure करेंगे, हम यहाँ use देख रहे हैं कि करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट, Data हमारी should be रिक्वायरमेंट क्या है, structured. हमें उस डेटा के साथ करना क्या है और किस तरह करना है। मतलब अब आपके लिए जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको लाहौर जाना है तो मैं बोलूंगा भाई लाहौर कैसे जाओगे, तो आप मुझे बताएंगे भाई लाहौर हम गाड़ी में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे, तो ये रिक्वायरमेंट। अभी आप ये नहीं देख रहे कि जी वो गाड़ी कौन सी होगी, वो ट्रेन कौन सी होगी, ये अलग चीज है। हम टूल के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम अपनी रिक्वायरमेंट के बाद बात कर रहे हैं ना, कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि हम डेटा जो है वो उसका करेंगे क्या। अगर हमें उसे कंप्यूटर से प्रोसेस कराना है, मशीन लर्निंग करानी है, तो हम करेंगे क्या उसके साथ। Data should be structured. स्ट्रक्चर, ठीक है, हम स्ट्रक्चर। अब हमें ये कि ये आपने जो सवाल का मतलब जवाब दिया है, ये आपने एक हुक्म दिया है कि भाई डेटा शुड बी स्ट्रक्चर्ड। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम है कि हमें डेटा के साथ करना क्या है। आपने कहा भाई डेटा शुड बी स्ट्रक्चर्ड, तो आपकी नौकरी खत्म हो गई। मिसाल के तौर पर आपको मैंने हायर किया कि भाई ये मेरे काम का मशीन लर्निंग, आपने कहा भाई डेटा शुड बी स्ट्रक्चर्ड, मैंने कहा भाई नहीं है मेरे पास, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट। सर पहले हम ये चेक करेंगे कि डेटा किस टाइप का है, उसकी फॉर्म चेक करेंगे, अच्छा। फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि उसके लिए क्या चीज़ बेस्ट होगी। ज़रा अगर स्ट्रक्चर डेटा तो हम डेटाबेस यूज़ कर अच्छा, सकते हैं। सवाल आप सर छोटा फाइल में जब सेव जब एक करेंगे, मिनट फोल्डर्स बनाएंगे। सुने पहले मेरी बात सुने ना। जवाब जो है वो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में देंगे, क्योंकि मैं आपके सवालात उसके ऊपर सवाल कर रहा हूँ आपसे ना, तो आप बहुत लंबी कहानी नहीं बताएंगे, छोटा सा जवाब देंगे, पॉज करेंगे। अगर मैं चुप हूं तो फिर आगे बोल देंगे, लेकिन अगर मैं बीच में बिल्कुल आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी सवाल के जवाब में बोला कि आप बात कर रहे हैं डेटा टाइप की, तो डेटा टाइप के हवाले से मेरा ये सवाल है कि ये मेरा नया सवाल बन गया। आपने जो सवाल किया ना मेरा, तो मेरे पास ये नया सवाल है कि भाई डेटा टाइप, कौन कौन से डेटा टाइप जो है वो कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। सर बेसिकली एज अ कंप्यूटर अगर जनरली देखेंगे तो इंटीजर्स को, फ्लोट को, स्ट्रिंग्स को, ठीक है, बुलियन जो होते हैं ट्रू फॉल्स को कर सकता है। फिर और वैसे अगर आप स्पेसिफिक किसी प्रोग्राम के हवाले से देखेंगे तो इमेज है, वीडियो है, ये हैं डेटा टाइप्स जिनको ये मैनिपुलेट कर सकता है, ये प्रोसेस और कर कुछ सकता है। इस सवाल में चिप इन करना चाह रहे हैं मंसूर? किसी के पास टेक्स्ट में तो कोई मैसेज नहीं है तो बता दो, ताकि मैं सबको समझाऊं। नहीं है सर। ओके, जबरदस्त। देखो, सबसे पहले बात याद रख लो कि हमारा जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर, मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर कैन प्रोसेस ओनली नंबर्स, ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गो कैन प्रोसेस ओनली नंबर्स। कोई भी डेटा जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो सारा का सारा डेटा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो हमें उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक चीज तो ये डील है। तो आप अपने जहन में ये बिठा लें कि आपको कोई भी डेटा है आप अपनी मेमोरी में लेकर आ जाएंगे सबसे पहले, और उस मेमोरी में लेने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे। लेकिन उसमें एक काम आपको याद रखना है, आपकी मशीन लर्निंग जो है वो सिर्फ नंबर्स पे चलती है। यहाँ पर कोई सवाल करना चाहे तो कर ले, या कोई एतराज करना चाहे तो कर ले। सर मशीन कंप्यूटर खुद नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये बाइनरी में खुद चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, हमें करने हाँ, की क्या वो जरूरत है? आप जो बात कर रही है ना ऑटोमेटिकली वाली बात, वो डेटा प्रोसेसिंग की बात कर रही है। लेकिन हम जब डेटा एनालिसिस और डेटा और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें डेटा हमें खुद कन्वर्ट करना पड़ रहा है। और कन्वर्ट वैसे भी होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सी एग्जांपल देता हूं। आपकी तस्वीर है, आपके ख्याल में किसी की भी कोई भी तस्वीर जो कंप्यूटर पे होती है, क्या वो नंबर्स में नहीं होती? होती है सर। होती है ना, उसके पिक्सल्स होते हैं, उसमें बताया जाता है भाई ये जो तस्वीर है ये 100 बाय 100 पिक्सल की है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तस्वीर जो है वो नंबर में नहीं है, उसके अंदर 100 बाय 100 पॉइंट्स हैं। यानी कि 100 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 डायमेंशनल एरे है। ये तकरीबन 10,000 होंगे ना, ये 100 बाय 100 10,000 होंगे, 1,000 होंगे, 10,000 आपके पास एलिमेंट है, और हर एलिमेंट में कोई ना कोई नंबर है, और हर नंबर के अंदर 3 डेटा है, एक रेड और ग्रीन और ब्लू, जो कंप्यूटर को हम दे देते हैं, कंप्यूटर वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। और यही चीज जो है फिर साउंड में भी होती है, यही चीज जो है वो हमारे किसी भी डेटा में होती है।
तो आगे चल के ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है। अच्छा भाई, दूसरा आप लोगों का ये चीज तो हो गई। दूसरी बात ये है कि डेटा स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये हुआ कि डेटा जो है वो शुड नॉट बी स्ट्रक्चर्ड, दैट नॉट पॉसिबल कि डेटा जो स्ट्रक्चर में है, बट हमें करना पड़ेगा। ये हमारा काम है एज ए डेटा साइंटिस्ट। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई भी डेटा दे तो स्ट्रक्चर करके देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने डेटा भी स्ट्रक्चर कर लिया, डेटा भी ले लिया, अब आप क्या करेंगे? अब दोबारा वही सवाल पे आ गए। सर डाटा की प्लेसमेंट किस तरह होगी मेमोरी में कि वो फास्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके? जबरदस्त। हमें चाहिए फास्ट एग्जीक्यूशन, जबरदस्त। और कुछ चीज? सर डाटा की टाइप क्या सेम होना जरूरी है या डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे स्ट्रिंग्स है या इंटीजर है या फ्लोट है? ये ना देखो, मैं आप लोग जब बेसिक नहीं समझते ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको कमांड याद तो रह जाती है, लेकिन क्योंकि आपने बेसिक नहीं समझी हुई ना, तो आप कंफ्यूज रहते हो। अब जैसे हमें पता है कि नमपाई की नीड्स क्या है, अब मुझे नहीं पता मैंने होमोजेनियस की जो स्पेलिंग सही लिखी नहीं लिखी, लेकिन सेम टाइप का डेटा होना चाहिए, ये तो पता है ना। बिल्कुल सही है ना। तो आप अगर आप ये बेसिक चीजें समझ लेंगे तो फिर ये सवाल ही नहीं कर सकते। अब आपका मतलब ये हुआ कि अगर आपको नंपाई का एरे बनाना है, और अगर आपके पास डेटा टेक्स्ट फॉर्म में भी है और नंबर फॉर्म में भी है, तो आपको दो एरे बनाने पड़ेंगे, टेक्स्ट का अलग और नंबर का अलग, या टेक्स्ट को नंबर में, या नंबर को टेक्स्ट में अलग करना पड़ेगा। सही है। तो आप ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अभी तक एक रिक्वायरमेंट आई है मेरे पास, रिक्वायरमेंट 1, और वह है कि हमें एग्जीक्यूशन फास्ट करनी है। सर फास्ट ठीक है। और सर डाटा सीरीज में होगा या तोड़ के होगा? ये नंपाई बताएगा कि डाटा जो एक सीरीज में होता है इसीलिए फास्ट पहले तो आप एग्जीक्यूशन। देखें, आप लोगों की जो अप्रोच है ना, वो लीडरशिप वाली अप्रोच है। आप डेटा साइंटिस्ट हैं, लीडर नहीं है। मतलब नंपाई क्यों बताएगा? नंपाई आपका असिस्टेंट है, कौन है? नंपाई एक टूल है ना, आपको उससे पूछना पड़ेगा, मतलब उससे प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर डेटा अलग अलग है तो आपको एक जगह जमा करना पड़ेगा, अगर एक जगह जमा है और उसको अलग अलग है तो आपको करना पड़ेगा। नंपाई आपको हेल्प करेगा, यानी कि ये काम हमें करना है। तो आप सवाल जो है उसको रिफ्रेश करें सबसे पहले। सर ये सवाल नहीं है सर, वो जो आप पूछ रहे हैं उसी के जवाब में मैं बता रहा था कि मेमोरी में मैनेज कैसे हो रहा है डाटा। मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, ये मैं ले लेता हूं आपका। सर ठीक फास्ट है जी, एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले कि हमारा जो डाटा है वो उसमें गार्बेज डाटा ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। ठीक है, यहां पर मैं आपको ले लेता हूं तीसरी चीज, फिल्टर आउट अननेसेसरी डेटा। फिर सर आ जाता है सर, कि और हमारी पूरी कोशिश होगी कम से कम मेमोरी यूज करें, ज्यादा से ज्यादा डाटा प्लेस कर सकें और मेमोरी कम से कम यूज हो। अच्छा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, यानी कि ये भी बात अपनी बिल्कुल जबरदस्त की है। लेस मेमोरी मोर डेटा बराबर है इफिशिएंसी। सर हम नल वैल्यूज को जो है वो रिप्लेस कर देंगे किसी से, ताकि जो स्किप हुए हुए डाटा वो जो है हमारा ना हो। मेरे ख्याल में सर सबसे पहले हमें डेटा प्रोफाइलिंग की जरूरत है, जिसमें हमारे सारे सवाल जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, सही है, ये आपका भी ले लेते हैं चौथा पॉइंट, क्योंकि आपने कहा है सबसे पहले, तो जनाब इसको सबसे पहले कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पहले और भी कुछ हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आप करते हैं प्रोफाइलिंग। ये प्रोफाइलिंग क्या होती है भाई? जिसमें आप अपनी डेटा टाइप डिफाइन कर रहे होंगे, डेटा की नेचर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है नहीं है, डेटा की सोर्स क्या है, डेटा की टाइप क्या है, और आपके पास जो डेटा कितना नल वैल्यूज आ रही है आपके पास किसी भी फील्ड के अंदर, या जो डेटा आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और सोर्स जो है प्रॉपर ही आपको जो डोमेन है उस जिसमें आप एनालाइज करना चाह रहे हैं उससे वो कितनी मैच हो रही है। ये सारी डेटा प्रोफाइलिंग के अंदर ही सही, आएगी। बिल्कुल सही है। और कोई या काफी है? अगर आप ये सारे काम कर लेंगे तो काम हो जाएगा आपका।
डेटा प्रोफाइलिंग कर लेंगे तो मैं पहले जो है फर्स्ट पिक्चर आ जाएगी कि मैं अब इसमें मजीद क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं डेटा प्रोफाइलिंग कर लूंगा मेरी डेटा की नेचर है क्या। आप मुझे बताएं तो कि मुझे डेटा की नेचर पता ऑपरेशंस चल कौन गई। से परफॉर्म करने हैं आपको, डेटा पे सर, ऑपरेशन ये- कौन से परफॉर्म करना है? सर हमने उसको डेटा में मुझे कौन से डायमेंशंस ऑपरेशन में कन्वर्ट करना है, जैसे 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन, वो जैसे हमारी डाटा के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब वो से ऑपरेशन नहीं है ना, मैं किसी डेटा को जो है वो कन्वर्ट करना ऑपरेशन, चलो मान लेते हैं कन्वर्जन, इसको हम बात कर रहे हैं। सर सबसे पहले ये Dimension. मसला कि हम डाटा इकट्ठा कैसे करेंगे, डाटा इकट्ठा करना और उसको अच्छा, डेटा प्रोफाइलिंग में डेटा मंजिंग भी कहला सकता है। हाँ, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये बता रहा था, सवाल आपका जवाब मतलब आपकी राय बहुत जबरदस्त है कि ये वही मंजिंग थे जो हमने पिछली मर्तबा पढ़ी थी। ठीक है, हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने, ठीक है, लाइक ऐड, लेस, एवीजी, मैक्स। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह करनी है, कोई प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है, जो भी जिस किस्म की भी ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। उसमें ये भी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये डाटा आप जो ले रहे हैं, एक डाटा को मल्टीपल रीजंस की वजह से आप इकट्ठा करते हैं, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, जो आपने करना है वो आपको आइडिया होना चाहिए पहले। एग्जाम्पल देना। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे ये देखें कि अभी तक वर्ल्ड कप जो है वो किस टीम ने जीते हुए हैं। अब डाटा की जो टाइप है ये तो टेक्स्ट टाइप है, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में कि पाकिस्तान एक बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया इतनी बार जीता है, वेस्ट इंडीज इतनी बार जीता है। तो ये टेक्स्ट को आप नंबर में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर आपको पता होनी चाहिए कि आपने करना क्या है, क्योंकि डाटा तो वही तो एग्जाम्पल देना, होता है करना हर क्या आपने कहा। आप अगर आपको ये पता करना है कि वर्ल्ड कप कौन कौन जीता है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपने नंबर डेटा कन्वर्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे? एग्जांपल दी बड़ी सिंपल दी है। इसमें ये होगा कि आपने उनके नंबर्स करने, लाइक लेट्स से पाकिस्तान एक बार जीता, कर दिया ना, नंबर कर दिया, जी हाँ, नंबर कर दिया, ठीक है। अब सम करेंगे आप, सम कर देंगे, ठीक है। और जी हाँ, और इसमें हो सकता है कि जो आपको ये एग्जांपल मुश्किल लग रही होगी, लेकिन है बड़ी रेलेवेंट आपके काम से, तो आप कैरी ऑन करें इसको। आई वुड से कि लेट्स से कि जो टीमें जीते भी हैं उनकी ऑर्डर क्या था, लाइक सारे ढूंढ लेंगे ना, जैसे बिल्कुल सही कहा, देखो ढूंढ लेंगे ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ढूंढ लेंगे। इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया फाइंड। सर डाटा एनालिसिस होगी जिसमें एग्जांपल दो ना डेटा एनालिसिस की। मैं असल में आपको जनरल से स्पेसिफिक पे लेकर आ रहा हूं। हाँ, जैसे अभी कोविड-19 का इशू चल रहा है, तो कितने पेशेंट्स हैं, कोई ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको जो शुगर या हार्ट के मरीज हैं या उनकी एज ज़्यादा है, और एनालिसिस के थ्रू हम उनके पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये हम प्रिडिक्ट कर सकें या मॉनिटर कर सकें कि क्या इनको कोविड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ठीक है, लेकिन देखिए इसके अंदर आप जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? फाइंड वाले ही कर रहे हैं ना, यानी कि वो कितने हैं, सही है। एज जो है वो सर बेहतर टर्मिनोलॉजी एनालिसिस कहलाएगी मेरा ख्याल। हमें असल में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो एनालिसिस है, लेकिन मसला ये है कि जैसे डेटा साइंटिस्ट मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये डेटा एनालिसिस करो, तो आप मुझसे क्या कहे, उस पर क्या करना शुरू कर देंगे? जब आप अगर आपसे कोई कहे कि भाई मेरा जो डेटा है ये एनालिसिस कर दो, तो आप उस पर क्या काम करेंगे? एनालिसिस का मतलब क्या है? सबसे पहले डाटा कलेक्शन, उसमें से इंफॉर्मेशन जो है ना वो डिग आउट करना डाटा में से, तो वो मुख्तलिफ काम हम कर सकते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा डिग आउट, अगर डिग आउट, भाई बात सुनो ना, सवाल के ऊपर से गौर करो। आपने जैसे कहा डिग आउट, डिग आउट से मतलब क्या है? फाइंड करना है या क्या करना सर है? एग्जैक्टली डाटा प्रेडिक्शन ऑब्जर्व करेंगे। हाँ देखो, फाइंड वाला लफ्ज तो आ गया ना, इसका मतलब डिग आउट वाला काम तो मैंने कर लिया, यही करेंगे ना भाई। अच्छा, अब जैसे आपने कहा ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करने के लिए क्या करोगे?
डेटा को टेबुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करोगे, यानी कन्वर्जन के साथ में ट्रांसफॉर्म भी लिख दूं। ग्राफिकल और किसी ने रिप्रेजेंटेशन भी हो मुझे सकती है। किसी खातून ने कहा था कोई प्रेडिक्शन करना चाह रही हैं जी, प्रेडिक्शन करने के लिए क्या करेंगी आप? सर इसके ग्राफिकल मॉनिटरिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखेंगे, मैपिंग्स वगैरह होंगी उसकी। वो मुझे ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस जो है ना वो समझ में नहीं आ रही। कंप्यूटर आपको पता है नंबर्स पे काम करता है ना, ग्राफिक कर दिया तो कंप्यूटर की डोमेन से तो बाहर निकल गए आप। कोई भी दो एंटिटीज जो है उनका आपस में रिलेशनशिप फाइंड करना। कैसे करेंगे, कैसे करते हैं रिलेशन? सवाल ये है, मैं असल में आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको उस तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोग और से देखें और समझें कि आप जितने भी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आपको कंप्यूटर के लिए बनाना है, ठीक है? अगर आप कंप्यूटर से बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर मुझे दो एंटिटी में रिलेशनशिप ढूंढ के दो, तो कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर तो कंप्यूटेशनल डिवाइस है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको कोई भी काम बोला जाए उसको आपको कंप्यूटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको रिलेशनशिप दो चीजों में फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे आप? सर फीचर्स देखेंगे, उसके डाटा के फीचर्स देखेंगे, डाटा स्टोरेज। कंप्यूटर तो अंधा होता है ना, कंप्यूटर देख नहीं सकता, वो सिर्फ मैथमेटिक्स कर सकता है ना। तो आप मुझे बताएं कैसे स्टोरेज के वेयर यू आर स्टोरिंग रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। रिग्रेशन इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि डाटा को ग्रुप करेंगे आप। जब तक डाटा को ग्रुप नहीं करेंगे आप उसमें से एनालाइज नहीं कर सकते कि कौन सा डाटा की क्या रिलेशनशिप हो सकती है। अदरवाइज डाटा तो बेशुमार होता है। हाँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें क्वालिटिव हैं और कुछ चीजें क्वांटिटिव हैं। मैं आपको कोई भी काम करना है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, मैंने आप लोगों को एक शीट दे दी कि भाई ये जो एमकेड का रिजल्ट आया है इसमें से मुझे बताएं कि कौन से स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकेंगे और कौन से जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। तो आप कैसे बताएंगे? सर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को देखेंगे। देखो आप, ये मैं यही बोल रहा हूँ ना, आप सर्टेन कैरेक्टर्स देखो। कौन से कैरेक्टर देखोगे बताओ मुझे? सर प्रीवियस ईयर्स का रिकॉर्ड देखेंगे कि उधर कौन सा उनका रिकॉर्ड था कि कितने मेरिट। मैंने आपको एमकेड का रिजल्ट दे दिया है, मैंने आपको एमकेड का रिजल्ट सर इसी साल के जो नंबर है वो हम देखेंगे, क्या उसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे। दोबारा बताओ। मतलब जो एमकेड का रिजल्ट है उसके नंबर देखकर हम एनालिसिस करेंगे, स्कोर देखेंगे। हाँ, नंबर देखेंगे, ठीक है। नंबर में क्या देखोगे? सर इसमें डाटा के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि किस तरह का डाटा है। और हम मैं तो यार एमकेड का डेटा आपको दे रहा हूँ ना, मैंने आपको एमकेड का डेटा दे दिया। सर हमारा एक मेरिट होगा उस रिक्वायरमेंट से जो सक्सेस क्राइटेरिया। हाँ सर पास और फेल दो जो फैक्टर्स हैं उन पे काम करेंगे हम। अच्छा, अब पास और फेल जो है इसको दोबारा नंबर में लेकर आओ। देखो मैं आपकी साइकी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइकी चेंज नहीं होगी ना, आप लोग यही सोचते रहोगे, लेकिन साइकी चेंज हो जाएगी तो बड़ा काम आसान हो जाएगा। उसमें ये हो सकता है कि जैसे हम एक्सेल में कमांड्स लगाते हैं, ग्रेडिंग कर लेते हैं कि 50% से अबव वाले फेल बोलिए ना। हाँ, एक मिनट यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, से अबव वाले यहीं पे रुक जाओ। इसका मतलब है अभी तक जो मेरे पास काम की चीज आई है एमकेड के डेटा में से, वो ये है कि जी एक परसेंटेज है, मिसाल के तौर पर 70%, 80%, 80% से जो अबव होगा वो पब्लिक यूनी के लिए में जा सकता है, ठीक है। ये अब देखो, ये वाली चीज जो मैंने निकाली है ये एक मैथमेटिकल चीज है। अब इसको आप कोई भी नाम दो, एनालिसिस कह लो, ये कह लो, वो मुझे नहीं पता। कंप्यूटर जो है वो तो ये वाली चीज समझता है ना। जे कंप्यूटर को आप ये बोल दोगे, ठीक है, तो वो कंप्यूटर यहाँ पे समझ लेगा, क्योंकि यहाँ पर आ गई नंबर। जैसी ही नंबर की कहानी शुरू होगी कंप्यूटर समझना शुरू कर देगा, और जैसी नंबर की कहानी नहीं होगी कंप्यूटर समझेगा नहीं, ठीक है। तो आप जो भी मेरे सवाल में जिससे सवाल कर रहा हूं, आप उस सवाल को जो है ना वो कन्वर्ट करें और देखेंगे क्या आप अपने सवाल को नंबर में या मैथमेटिकल ऑपरेशंस में या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस सर, इसको यस को सर मोर देन 80% को हम 1 एज्यूम कर लेंगे और लेस देन 80% को 0 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन तो यही होगा ना। यस सर, परसेंटेजेस निकालनी है असल काम तो ये जो भी परसेंटेज निकालने हैं। परसेंटेज की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका एमकेड के अंदर तो स्कोर जो है वो नंबर में ही होता है ना, तो आपका 80 से अबव होगा तो परसेंटेज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
ठीक है, परसेंटेज से जब जरूरत होगी जब मल्टीपल कोर्सेज सर होंगे। कहने का मकसद ये आप बोले थे ना डेटा में से क्या चीज निकालेंगे, तो डेटा में से हम यही वाली सारी वैल्यूज निकालेंगे, जो नंबर्स है वही निकालेंगे, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही है, ऑलरेडी नंबर गिवन है। अच्छा तो अब आप देख रहे हैं कि अपने आपको आपने जो भी, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में आपको जो भी काम करना है डेटा में से वो काम आपको यही करना है। अब ये जो आपने कहा भाई डेटा प्रोफाइलिंग करूंगा, एक्सप्लोरिंग करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं डेफिनेटली डेटा को जो है वो लिस्ट कर, वैल्यूज देखूंगा, तो क्या सारी वैल्यू एक साथ देख लूंगा? लाइन बाय लाइन थोड़ी थोड़ी करके देखूंगा, थोड़ी थोड़ी करके चेक करेंगे। अगर थोड़ी थोड़ी करके देखेंगे तो आप पॉइंट नंबर 3 के ऊपर है, यानी आप फिल्टर आउट कर रहे होंगे डेटा को। सही है। और कोई ऐसा काम जो आपके ख्याल में इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो मुझे बताएं। इतने सारे लोगों ने ये जो बातें की थी उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। फिर बात का ये होता है कि आपको डाटा बहुत ज्यादा आता है, लाइक नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपने ये देखना होता है कि कौन कौन से कॉलम का डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को आप एनालाइज करते हैं। तो जो एक्सप्लोरिंग में गालबन ये चीज भी है, उसके लिए जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपकी बात सही है। ऑन ट्रांसफॉर्मेशन वाला होगा, डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे ऑन रोज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब लेंगे आप? सर अगर एक लेट सपोज 2/3 का डाटा है तो उसको अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको 3/3 करना है या 1/2 करना है तो उसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। हाँ, इसको हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पर? रीशेपिंग का। रीशेपिंग, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म जो है वो है कि डेटा टेक्स्ट में था, नंबर में कर दिया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। सही है सर। इसमें एक चीज और भी आती है कि आपने ये देखना होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 साल का डाटा है और आपको एनालिसिस करना है 1 साल का, तो आप सिर्फ ईयर टू ईयर डाटा लेंगे। अगर आपने ये पूछा जाए कि इसी डाटा को आप मंथली बेसिस पे करें तो आपका जो करने का तरीका कार और होगा। अगर आप कहेंगे अगर इसके वीकली ट्रेंड क्या आते हैं इस डाटा क्या होगा? मतलब अगर मुझे साल का डेटा निकालना है, 1 साल का डेटा फिल्टर करना है और 1 महीने का डेटा फिल्टर करना है, तो तरीकेकार यानी ऑपरेशन में क्या चेंज आएगी? सर उसमें देखें, अगर आपने लिमिट लग जाएगी ना, फॉर एग्जांपल एक रेंज आ जाएगी हमारे पास। रेंज ऑपरेशन तो एक ही है ना, मतलब आप मैथमेटिकली देखें, आपका ऑपरेशन एक ही है। आप डेटा फिल्टर कर रहे थे, पहले आपने उसको बताया था कि यार 1 साल का डेटा फिल्टर कर लो, फिर आपने उसको बताया 1 महीने का कर लो। सही है, तो रेंज आ गई ना इसके अंदर, 2000 से लेकर 2020 तक का डेटा। हाँ ठीक है, आपने भी बताया कि भाई जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक का, ये दोनों ऑपरेशन मैथमेटिकली सेम है। मानता हूं कि मैं इसका रिजल्ट जो है वो रेंज फर्क है सर। हाँ, रेंज का फर्क है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन तो सेम है ना। सर मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अगर ये देखा हो कि कोवर्ट का रिजल्ट अगर ऑन एवरेज देखना हो पूरे पाकिस्तान में तो क्या रहा है पिछले 1 साल में, दैट इज अ डिफरेंट आंसर। अगर आपसे यही कहा जाए कि ये जो इसका सीजनल इम्पैक्ट क्या आया है, यानी कि गर्मियों में क्या आया है और सर्दियों में क्या आया है, वो एक और आपका होगा ट्रेंड। मगर अगर मुझे इस डेटा के अंदर जो मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा ऑपरेशन सेम है। मतलब पहले मैंने क्या किया, एग्रीड मैंने क्या किया, पूरे साल का डेटा फिल्टर आउट कर लिया। फिर आपने कहा यार मुझे सीजनल चाहिए, तो मैंने क्या किया, उस सीजन के लिए सबसे पहले उसको मैं कन्वर्ट करूंगा नंबर में। सीजन क्या होता है भाई, बता सकता है कोई सीजन क्या होगा? मैथमेटिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे सीजन को? सर 4 वैल्यूज ले लेंगे भाई। सीजन का मतलब है सर्दी गर्मी। तो सर स्प्रिंग से अगर एग्जीक्यूटिव ले सर स्प्रिंग समर ऑटम विंटर हमारे पास लिमिट आ जाएगी। अगर ये वाला मसला है तो ये सर्दियों का इसका मतलब है गर्मियों का। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूं वो आप अगर कोई मुझसे बोलते हैं यार सीजन चेंज हुआ है, उसका डेटा मुझे दिखाओ, तो मैं देखूंगा भाई सर्दियां कब से स्टार्ट हुई थी। सर्दियां स्टार्ट हुई थी फर्स्ट करो 1 नवंबर से, तो या 1 दिसंबर से। अब आपको ये डिसाइड करना है। तो अगर 1 नवंबर से थी तो मैं अपना फिल्टर चेंज कर लूंगा। पहले फिल्टर था 1 जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक। अब मैंने उसको फिल्टर को चेंज कर दिया, मैंने यहाँ 1 जनवरी था वहां 1 नवंबर लिख दिया। तो ऑपरेशन मेरा सेम है, फिल्टर भी सेम है। मसला ये है कि आप लोग जो मुझे बातें बताएंगे मैं उसमें आपसे सवाल करूंगा। मैं तो आप लोगों की तरह का स्टूडेंट नहीं हूं ना कि सवाल ही नहीं करता, मैं तो सवाल करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों की 4 बातें थी वो 4 की 4 बातें जो है वो नंबर 3 पे फिट हो रही है। और कोई ऐसी बात बताओ जो इससे बाहर निकल रही हो। ये हमारा गेम चल रहा है आपका और मेरा, देखते हैं आप लोग कोई नई चीज लेकर आते हैं, इसी में फंसे रहते हैं। सर हम पीडीएफ से कोर्सेज टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे आज?
बिल्कुल करेंगे, ये हमारा पीडीएफ का ही टॉपिक है असल में। मैंने इसको असल में मैं आप सबको ये चीज बताना चाह रहा हूं जो आप लोग अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे होंगे कि हम जितने भी हमारे फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं, एनालिसिस का, फिल्टर का, उन सबके जो ऑपरेशंस बनते हैं वो ये 4 ही 5 बनते हैं। अगर इसके अलावा कोई बनता है तो मुझे बता दो, वरना किस क्लास जो है वो खत्म है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ पे लेके जाऊंगा, बताऊंगा भाई ये ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म होंगे, काम खत्म हो गया। दैट इज नंपाई। अभी तक जो आप लोगों ने मुझे ऑपरेशंस बताए हैं वो 2 बताए हैं, एग्जीक्यूशन फास्ट हो, मेमोरी की मैनेजमेंट हो, यानी कि लो डेटा में ज्यादा डेटा आ जाए, सही है। उसके बाद क्या हो, ये सारे काम है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 काम है। लेकिन मैंने इसके साथ जो है वो इतने सारे उल्टे सीधे नंबर लगाए। सर कोई बता सकता है इसके अलावा कोई काम है ऐसा जो इसमें कवर नहीं है? और उसके बाद क्वेश्चंस अचानक होने लगे हैं तो चीजें भी थोड़ी भूल गई हैं। ये कि एक बार आप हमें करवाएंगे जो फंक्शंस वगैरह आप बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम आपसे बेटर क्वेश्चन कर सकेंगे उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप फर्ज करें कि आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं और आपके पास डेटा मौजूद है, तो उस डेटा के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या करना चाहेंगे? सर हम उसे स्टोर करेंगे, अपडेट करेंगे, ये स्टोर देखो यहाँ पर आ गया है ना, ये स्टोर यहाँ पर आ गया है, ठीक है, सही है। और अब बताओ दूसरा काम क्या करो, एक एक काम बताओगे, मैं बताऊंगा कि इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा बताओ, अपडेट करेंगे सर, हम उसे अपडेट करेंगे, वो भी यहीं पे आ जाएगा, मेमोरी में मैनेज हो रहा है ना, कंप्यूटर के अंदर डेटा तो चेंज कर सकते हैं। और से हम पर्टिकुलर, तो भाई आवाज कट गई सर। इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम लेंगे डेटा से, जो हमें मिल सकती है हर डायमेंशन से। बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन लेने चाह रहे हो डेटा से? सर पहले तो डेटा देखेंगे, ये किस टाइप का डेटा है, किस डेटा देख लिया ना आपने, यहाँ पर देख लिया। अब हाँ ठीक, मतलब किस कहने के टेक्निकलिटीज जो भी इसमें होती हैं, मतलब फील्ड की टेक्निकलिटीज जो होती हैं, उसमें तमाम हम डायमेंशंस से उसका डेटा की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। एग्जांपल दो। देख सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं, डेटा ट्रेंड्स कैसे देख सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलूंगा ये डेटा है, इसका ट्रेंड देख के बताओ, तो उस पर क्या करोगे? इन ऑपरेशन के अलावा और क्या कर सकते हो ट्रेंड देखने के लिए? सर आप कोई नजरिया अपने रिजल्ट से निकाल सकते हैं। पैटर्न जो है एक सिंपल पैटर्न इज रिपीटिंग के लिए एक सिंपल पैटर्न जो है वो इज इट रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके अलावा some kind of a data set you should have कि जिस which सर एक चीज होती है कि एक मिनट भाई का सवाल हो पूरा दो। डेटा सेट करेंगे मतलब डेटा में से कुछ डेटा निकाल लूंगा मैं, सॉर्टिंग करेंगे। नहीं ये नहीं सॉर्टिंग नहीं करेंगे, मैं वही करना चाह रहा था, मैं वही सोच रहा था कि उसको सिंपलीफाई करेंगे। मैं अपनी बात जरा पूरी कर लूं। मैं कह रहा था कि जैसे आपने एक बात बड़ी अच्छी की कि यार मुझे देखना है कि डेटा रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके लिए एक अच्छा टेक्निक जो है, जो मैथमेटिकल टेक्निक है, वो सॉर्टिंग है। जब सॉर्टिंग कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा डेटा रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। और कुछ सर इसमें आप एक काम और करते हैं कि डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं, इन एक्सट्रीम वैल्यूज को आप कम करते हैं ताकि डाटा जो है उसकी जो डाटा के जो रिजल्ट है वो ज्यादा कोई एग्जांपल दे। फॉर एग्जांपल तो मे बी यहाँ पे फुलफिल हो या ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये देखना कि पाकिस्तान के तौर पर मैं आपकी तरफ से एग्जांपल दे देता हूँ मिसाल के तौर पर, और मैं इसको देखो यहाँ पे डाल भी रहा हूँ कि अबव एज अबव 200 ईयर, सही है ना। ये आउटलायर हो सकता है, ये कह रहे हैं ना, अगर ऐसी कोई डेटा होगा हटा देंगे हम, ये वाली बात कह रहे हैं। इस एग्जांपल में अगर आपने ये देखना हो कि कोविड के जो पेशेंट्स थे, मैं बात इसलिए कर रहा हूं ताकि बात समझ में आसानी हो, उनकी जो डेथ्स हुई हैं आया वो यंग ज्यादा हुई हैं या ओल्ड एज के ज्यादा हुए हैं, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको हम कम करेंगे और एक जनरलाइज एक कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे। हमारी जो डेथ्स हैं वो लाइक से सर इस तरह तो डाटा ही सारा मैनिपुलेट हो जाएगा ना। अगर हम जो डाटा रियलिस्टिक है उसके ऊपर ही चलना है, अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज को कर देंगे तो ये तो डाटा खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो लेकिन अगर रियलिस्टिक हो जाएगा ऑपरेशन में आ जाती हैं। हाँ देखो ये सारी जो चीजें बिल्कुल सही है, ये तो स्टैटिकल ऑपरेशंस है ना हमारे। अगर दूसरी बात ये कि ये फिल्टरिंग का मसला है ना, अगर मेरे एक्सट्रीम है तो सबसे पहले अभी तक मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था कि एक्सट्रीम को आप नंबर में कैसे लेकर आएंगे,
एक्सट्रीम डेटा को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक्सट्रीम क्या होता है? जैसे एक बंदे ने बोला उसमें मैं एक सवाल मेरे सवाल है कि अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है, तो कैसे पता लगेगा अच्छा स्टूडेंट है? नंबर में कैसे लेकर आएंगे? और जब तक नंबर में लेके नहीं आएंगे हम उस पर एनालिसिस नहीं कर सकते। सर अच्छा और बुरा इसमें दो ही आउटपुट्स हो सकते हैं, 1 और 0। लेकिन अगर हमारे पास डाटा की क्वांटिटी दूसरी है, काफी सारी है, मसलन एजेस, मुझे ये कैसे पता लगेगा कि स्टूडेंट अच्छा है या बुरा है? सर उसके नंबर से सर हम एक क्लोजिंग लगा देंगे, कुछ असाइन कर देंगे, वैल्यू लगा देंगे और उससे कंपेयर कराते रहेंगे। बस सही। सर हम एक वैल्यू असाइन कर देंगे टेबल के अंदर, उससे हम कंपेयर कराते रहेंगे हर दफा कि अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो ये अच्छा है, और ये अगर इसके इक्वल आ रहा है तो ये बुरा है। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल। फंक्शंस बनाएंगे, मॉड्यूल्स बना लेंगे, पहले फंक्शंस बनाएंगे, उनकी फाइल्स बनाएंगे, उसके बाद उसी फाइल को अप्लाई करते रहेंगे। हाँ, लेकिन आप ये देखें, ये आज जो काम कर रहे हैं ये वाला, ये भी फिल्टर आउट है ना। मैं आपसे कहता हूँ मुझे अच्छे स्टूडेंट का डेटा दे दो, तो आप क्या करेंगे? आप वो सारे स्टूडेंट का डेटा मुझे दे देंगे जिनकी जो परसेंटेज है पिछले एग्जाम के अंदर वो 80% से ज्यादा है। यही करेंगे ना आप लोग, और तो कुछ नहीं करेंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार वो स्टूडेंट जो पिछले साल एडमिशन, जिन्होंने पिछले साल ही एडमिशन लिया, उनका डेटा दे दो, तब भी आप फिल्टर आउट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई भी डेटा हम दिया जाए तो हमें जो है उसके ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और ये वाला काम करना है। ठीक है जनाब, अब यहीं पर आपके सवाल होते हैं खत्म, और हम अपने डिस्कशन को लेके जाते हैं इस किताब के ऊपर। यही हमारे इस NumPy के कोर्सेज का जो है वो रिक्वायरमेंट है, वही उन्होंने, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था। हमारे पास फास्ट वेक्टराइजेशन ऑपरेशन होने चाहिए। एक चीज जो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस नहीं की बल्कि की थी, वो थी फास्ट एग्जीक्यूशन और मेमोरी मैनेजमेंट। एक बात तो याद रख ले, जब तक आपका डेटा मेमोरी में नहीं आएगा ना कंप्यूटर की, वो प्रोसेस नहीं होगा। और इसके अलावा जब तक आपके जहन में कोई भी आपको काम बताया जाए, उसका नंबर या न्यूमेरिकल फंक्शन नहीं होगा आपके जहन में, तब भी वो काम नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा मैं अपने डेटा को एनालिसिस करना चाहता हूं, तो एनालिसिस का मतलब यहां पर यह है कि आप अपने डेटा को सम करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, या मैक्सिमम। मिसाल के तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि यार मुझे जो है वो ऐसे तमाम स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हों। अब यहाँ पे जो लफ्ज अच्छा है, इसको आपको नंबर्स में ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि यार अच्छे से क्या मतलब है। क्या अच्छे से मतलब 80% से अबव है, या अच्छे से परसेंट 90% से अबव है? अगर आपसे कोई कहता है कि यार अच्छे से जो है वो उसका मतलब है 90% से अबव, तो आप वो तमाम डेटा निकाल लेंगे जो 90% अबव है, वह बाकी छोड़ देंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको NumPy में और डेटा साइंस में करनी है वो ये है कि आप अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ट्रांसफॉर्म करें। जब तक आप अपने आप को मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, आपका डेटा एनालिसिस नहीं होगा। ये अगर आपको ये पता लग गया, आपको ये NumPy समझ में आ गई। अब इसके लिए जैसे आप इसमें नाम से कुछ भी हो सकता है, जैसे इसने यहाँ पे ये नाम किया हुआ है, ये क्लीनिंग किया हुआ है, ये सब सेटिंग है। सब सेटिंग को हमने नाम दिया है कि डेटा में से डेटा को निकालना है, तो असल में वो फिल्टरिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यही चीज हम पढ़कर आए ना, तो यही काम के लिए हमारे पास एक NumPy नाम की लाइब्रेरी मौजूद है जो आपको ये सारा काम करके दे देगी। कैसे करके देगी? अब आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमने कल मर्तबा पढ़ा भी था कि हम वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमारी मेमोरी फास्ट हो जाती है, हमारा काम फास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, ये वाला ऑब्जेक्टिव इसमें अचीव हो रहा है। इसके अलावा सर जब हम यहाँ पर आते हैं, जी पूछे मंसूर। सर मैं म्यूट कर दूं सबको? अभी रहने दो, अभी कोई बात कर भी नहीं पा रहा। सही है। अगर एक मर्तबा म्यूट करके अलाउ कर दोगे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ओके सर। इसी तरह अब मसला यह है कि हम मेमोरी मैनेजमेंट, इसका जो पहला अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट जो है उसके अंदर हमें ये काम करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है डेटा को हम मेमोरी में रखेंगे कैसे। तो सबसे पहले जब भी हम सवाल कुछ कर रहे थे आप, अगर इंटरनल है वारंटी में होता है ना। अच्छा, तो अब यहां पर जो है मेरे पास जो है वो डेटा मेरे पास मौजूद है, तो उसके वो मेमोरी में रखूंगा कैसे। अब रखने के लिए जो है वो मुझे ये हमें याद रखना है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी डेटा हो, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी ज्यादा हो, कितना भी कम हो, हमें डेटा को मेमोरी में रखना है। पाइथन के अंदर डेटा को मेमोरी में रखने के लिए हमें चाहिए एनडी एरे।
ठीक है, ये जो एनडी एरे है यानी कि एन डायमेंशनल एरे है, इसके अंदर हमें डेटा रखना है, ये हम पढ़ेंगे अभी, घबराना नहीं इसको देखकर। तो ये जो एनडी एरे है इसमें हम डेटा रखेंगे, डेटा कोई भी होगा हम रखेंगे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले हमें डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एनडी एरे बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम जो है वो इस तरीके से भी डेटा बना सकते हैं, ये पहला तरीका है। ठीक है, मैं यहां पर ये लिख भी रहा हूं, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये तीसरा वाला काम। अब अगर हमारे पास, अब उसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है हमारे पास, एक तो हम इस तरीके से डेटा बना लें, अभी हम इसको और आगे जाके पढ़ते हैं, या दूसरा तरीका कार है कि हम उसके लिए रैंडम तरीके से बना लें, यानी हमारा जो डेटा है वो रैंडम होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, हम एक लिस्ट लें, यानी पाइथन की लिस्ट में डेटा हमारे पास मौजूद हो और उसको हम कन्वर्ट कर लें। ठीक है जनाब, तो यहां पर हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, 1 ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, एज अ डेटा साइंसिस्ट हमारे पास यही चॉइसेस है। हमारे को जब भी कोई प्लेस होल्डर बनाना होगा, एक ऐसी जगह बनानी होगी जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकेंगे, तो उस डेटा स्टोर करने के लिए हमें एक एरे चाहिए होगा। अगर हमारे पास डेटा जो है वो 1 मिलियन है तो हमें स्टोरेज भी 1 मिलियन की चाहिए होगी, और अब 1 मिलियन की डेटा के लिए हमारे पास डेटा पहले से प्लेस होल्डर अवेलेबल होना चाहिए। तो प्लेस होल्डर के लिए मैं यहाँ पे ब्लैंक हटा रहा हूँ, क्योंकि ब्लैंक जो है क्वालिटिव वर्ड है। मुझे क्या करना है, ऑल जीरो, ऑल वंस, ऑल नंबर्स, और अगर वो स्ट्रिंग डेटा है तो वो हो सकता है ऑल नल्स, ये भी हो सकता है, ये सबके लिए अप्लाई हो सकता है, और ऑल, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये है तो आपको ये देखना है, अगर डेटा नंबर में है तो नंबर का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यूज नंबर की क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, या रैंडम नंबर हो सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट एरे। अब क्रिएट एरे, या हमें पास दूसरा पास क्या है, हमें लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी किताब में यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहला ऑप्शन क्या यूज किया, एक डेटा सेट लिया, ये मेरी लिस्ट है पाइथन की बनी हुई, और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पाइथन के एरे में। अगर मैं इसकी टाइप लूंगा तो इसकी टाइप चेंज हो चुकी होगी। यहाँ पर मैं आपको एक नया कोड जो है वो करके दिखा देता हूँ। ये मैंने डेटा यहाँ पे, आप लोग भी जो है वो इस तरह कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना डेटा की कमांड टाइप किया करें, मेरी तरह कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है जनाब, ये मेरा डेटा हो गया और ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा ऊपर वाला जो है ये लिस्ट है, और नीचे वाली जो है क्या है ये, अब मैं इसकी दोनों की टाइप बता देता हूं। प्रिंट डेटा टाइप, सॉरी एक ही प्रिंट काफी है यहाँ पर, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये भी करेक्ट कर रहा है, एक स्पेस ज्यादा कर दिया है मैंने, जरूरत ही नहीं है। हाँ प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैं प्रिंट इसलिए लिखता हूं कि मुझे प्रिंट लिखने में नहीं होगा, सिर्फ आखिरी वाली लाइन का डेटा प्रिंट होता है, तो इसमें बाद अगर मुझे आगे लिखना पड़ेगा तो फिर ये प्रिंट जो है मुझे जरूरत पड़ेगी बाद में ना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक जो डेटा है वो किस फॉर्म में है,
लिस्ट की फॉर्म में है और एक डेटा जो है वो एनपी की एनडी फॉर्म में है। अब अगर फर्ज करें, मैं इसलिए यहाँ पे प्रिंट दिख रहा था कि आप अगर मैं यहाँ पे कोई नई चीज लिख दूंगा तो ये प्रिंट वाली कमांड बगैर प्रिंट के नहीं चलेगी, तो इसलिए मैं प्रिंट लिख देता हूँ। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं अगर दोनों को प्रिंट करने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखूंगा तो ये आखिरी वाली कमांड तो चल जाएगी, इससे पहली वाली को मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा, इसलिए मैं सब पे प्रिंट लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा जो है वो इस फॉर्मेट में था और मेरा डेटा इस फॉर्मेट में आ गया। सही है जनाब। अब आप यहाँ पर एक चीज भी देखिएगा, जब मैं लिस्ट में डेटा काम कर रहा था तो लिस्ट के अंदर मेरे पास ये डेटा इंटीजर था, ये फ्लोट था, ये इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, लेकिन NumPy ने सबको जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। उसने चेक किया कि डेटा एक डेटा फ्लोट है, उसने सबको फ्लोट में कर दिया। उसकी वजह यह है कि NumPy जो है वो होमोजीनियस डेटा है, उसको एक ही टाइप में डेटा रखना है, तो उसके लिए मजबूरी है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास 7.5 की वजह से वो मेरे जो डेटा है वो उसको जो है वो मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। ये मैंने नहीं किया, ये पाइथन की एक NumPy की एक डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट है। तो हमने ये सारे सिनेरियो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर ये भी लिख लें। आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको पता होना चाहिए डेटा क्रिएट कैसे होगा, यानी कि हमारा जो डेटा का जो रखने की जगह है वो बनेगी कैसे। उसके लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है, क्रिएटिंग एरेज। और क्रिएटिंग एरेज के साथ साथ आप इसका पेज का नंबर भी डाल दिया करें। ठीक है, इसका पेज का नंबर है यहाँ पे 106 और इसकी बुक का नंबर है या बुक वाला पेज है वो 88। तो ये आप लोग कहीं पर एक फोल्डर खोलकर या लिख लें। इसमें पहला तरीका हमने क्या किया, डेटा हम लिस्ट से उठा के लेकर आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास तरीकाकार क्या है, दूसरा तरीकाकार है कि डेटा हम लिस्ट से ही उठा के लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास डेटा कौन सा हो गया है, 2 डायमेंशनल हो गया है। ये मैं देखें यहाँ पर एक और कोड लाता हूं ताकि ऊपर वाला कोड आपके पास, ये जुपिटर नोटबुक का ये भी एक फायदा है कि आपको बार बार प्रिंट आउट हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे बना दिया। अब इन दोनों को मैं प्रिंट कराता हूं। यहाँ पर यहाँ मैं डिस्प्ले भी कमांड इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये जुपिटर की स्पेशल कमांड है। देखते हैं आप इसमें कोड लैब पे चलती नहीं चलती। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये जो इस देखें ये एक लिस्ट है, ये 1 डायमेंशनल लिस्ट है। 1 डायमेंशनल लिस्ट का मतलब है कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट हो सकता है, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट हो सकता है, दूसरा एलिमेंट एरे भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकती है। ये लिस्ट की बिहेवियर है। लेकिन जब मैं एनडी की बात कर रहा हूं तो ये देखिए ये बता रहा है कि ये 2 डायमेंशन में, ये इसकी एक डायमेंशन है और ये इसकी दूसरी डायमेंशन है। हर डायमेंशन के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है। ये कैसे पता लगेगा, ये यहाँ पर प्रिंट करने से पता लगेगा। यानी कि मैं यहाँ पर प्रिंट या डिस्प्ले जो भी है वो कर दूं और यहाँ लिखूं ARR2 डॉट एंडिम और यहाँ बताऊं AR2 डॉट शेप। ठीक है जनाब, तो ये यहां पर क्या हो गया, ये मुझे बता रहा है कि एंड डिव से क्या पता लग रहा है कि इसकी 2 डायमेंशंस है, और शेप से क्या पता लग रहा है कि इसकी 2 डायमेंशन है और हर डायमेंशन में 4 एलिमेंट है। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक और बेसिक चीज है जो मुझे आपको बतानी पड़ेगी, और वो ये है कि ये है क्या, ये जो एंड डिम है इसको हम नाम क्या करते हैं। यहां पर आपको विकेबलरी बनाने की जरूरत है। इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। यहां पर हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर अगर हम ये देखें कि यहां पर ये जो ARR2 है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको एरे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये सिर्फ एरे नहीं है बल्कि क्या है, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट जो है, ये शायद आप लोगों ने Q1 के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि
आप वेरिएबल वैल्यू डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और मेथड क्या होते हैं? सही है। तो इसमें जो है वो आपको ये याद रखना है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या होते हैं? मेथड और एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट जो असल में वेरिएबल हो, जिसके लिए हम वो वैल्यू प्रिंट भी करा सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू डाल भी सकते हैं, और उसके अंदर मेथड होते हैं। अब जैसे यहां पर अगर हम देखें तो इसके अंदर ये ARR2 है, इसके ये 2 एट्रीब्यूट है ARR2 के। अगर मैं एक और एरे बनाऊं, जैसे मैंने यहां पहले बनाया था, ये ARR1, ठीक है। तो अब इसके एट्रीब्यूट और इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी कि ARR1 के अंदर अगर मैं प्रिंट कराऊं तो दोनों के डेटा जो है वो डिफरेंट आएगा मेरे पास। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 और ये 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ARR1 वन डायमेंशनल एरे है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको ये वाली चीज भी समझनी है कि हमारे पास NumPy का एरे सिर्फ एरे नहीं है, बल्कि एक ऑब्जेक्ट है। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हमें मिलते हैं जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके हमें पता करना होगा इसकी डेटा टाइप कौन सी है, ये भी बता रही है हमें, और हमें इसके मेथड भी मिलते हैं। इसके साथ हमें यह भी याद रखना है यहां पर जहां पे NP लिखा हुआ है, ये क्या है? ये फंक्शन है। फर्क कैसे पता लगेगा भाई? देखो, अगर आप किसी लाइब्रेरी के नाम के साथ कोई भी फंक्शन बना रहे हो, अगर किसी लाइब्रेरी के नाम के साथ कोई भी फंक्शन बना रहे हो, इसका मतलब है कि वो एक फंक्शन है। सही है। जब मैंने यहां पर लिखा NP एरे, तो ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट लाइब्रेरी के नाम के साथ कनेक्ट है, तो इसको हम कहेंगे फंक्शन। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होकर चलेगा तो इसको कहेंगे हम मेथड। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। NP एरे का मतलब है कि एरे जो है ये एक फंक्शन है, क्योंकि ये किससे बिलोंग करता है? हमारी NP यानी NumPy वाली लाइब्रेरी से। मैंने इसका शॉर्ट नाम रखा है, इसका नाम है NumPy, मैंने इसका शॉर्ट रख दिया। ठीक है। इसकी तरह मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, नहीं, I did not save that thing. खैर, एनीवे, तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको ये बाकी बात समझना आसान है कि भाई देख लो कि यहाँ पर जो है ये एक फंक्शन है जो कि हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। इस फंक्शन के जरिए हम एक ऑल जीरो का एरे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है ये एक एट्रीब्यूट है जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि उसकी डेटा टाइप कौन सी है। तो हमारे पास चॉइस है कि हम जो है वो एम्प्टी के जरिए प्रिंट कर लें, 0 के जरिए प्रिंट कर लें, या 1 के जरिए अपना एरे बना लें। तो यहाँ पर उसकी सारी चीजें बनाई हुई, किस तरीके से आप बना सकते हैं, ये सारा डिटेल जो है वो यहाँ पर दिए, जीरोस बता सकते हैं। सर जो उसने 0 बनाए थे वो उसने बाय डिफॉल्ट फ्लोट के बनाए थे, तो हम इंटीजर के नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपका सवाल अच्छा है। मुझसे जब लोग कुछ सवाल करते हैं ना तो मैं ज्यादा अच्छा इंटरेक्टिव रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर सवाल अच्छा नहीं होगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, डांट दूंगा आपको। अब टीचर की डांट जो है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो कोई मतलब उससे जलील होने की या डिप्रेस होने की या खुदकुशी वगैरह के सोचने की जरूरत नहीं है। टीचर तो डांटते रहते हैं बचपन से अभी तक, तो टीचर की डांट आप लोग खाते रह करें, लेकिन सवाल करते रहा करें। अब जैसे सवाल आपका अच्छा है, तो आपने ये बताया कि जब भी कोई एरे बनता है डिफॉल्ट जो है वो फ्लोट होता है। ठीक है जी। तो यहां पर देख लें कि डिफॉल्ट जो है वो यहां पर हमेशा फ्लोट है।
सही है, लेकिन अगर मैं इसको बताऊं तो यहां पर आ गया ये वाली जो चीज है, ये वाला आपका जो काम है, इसको आप जो है यहां पे लिखे हो numpy डेटा टाइप्स, ये टेबल नंबर 4.2 है, ये रिलेट कर रही है आपकी इस वाले पॉइंट से, मेमोरी मैनेजमेंट। इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल, और वो ये है कि भाई फ्लोट के अंदर डेटा जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। आप क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को आप रिड्यूस करके साइज में कम कर सकते हैं। अब मैं आपको सिनेरियो देता हूं, मेरी एक तस्वीर है, अगर आप चाहें तो कोई कैलकुलेटर वगैरह भी खोल लें, मेरी एक तस्वीर है 100 बाय 100 की, और मेरे पास जो है वो 10,000 इमेजेस है, तो कोई बता सकता है कि कितनी मेमोरी यूज होगी? एनीवन? अनम्यूट कर दो। 300 lakh, sorry, 30 lakhs. 10 million. 30 million. 30 million. 10 million what? 10 million bytes, megabytes, kilobytes. Sir, 30 million पिक्सेल्स, बिल्कुल आपने कहा, लेकिन अब आपने आपको बचा लिया ना। अब मैं तो मेमोरी यूजेज पूछ रहा हूँ आपसे, नंबर ऑफ पिक्सल थोड़ी पूछ रहा हूँ। सवाल गलत है, फेल कर दो मंसूर, इनको नाम पूछ रहे, फेल कर दो। 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो बिट्स में आ जाएगा, अगर एक बाइट की एक पिक्सल। अच्छा, लेकिन आप देखिए डिफॉल्ट अगर मैं अपनी ये 10 मिलियन पिक्चर्स को मेमोरी में लेकर आता हूं, ठीक है, अब हम कैलकुलेशन कर भी लेते हैं कि मेरे पास जो है वो पिक्सेल्स जो है कितने होंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यही होंगे ना, और मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास 10,000। 3 हाइट मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चला, and then RGB। ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल आप बिल्कुल RGB पे सही पहुंच गए, अभी मैं वहीं पे लेके जा रहा था। तो प्रिंट पिक्सेल्स, सही है जनाब। अब ये जो पिक्सेल्स है, अब इसकी मेमोरी कितनी यूज होगी? अगर फ्लोट के लिए जो है, पिछली दफा आपने कहा था RGB का भी है, आपने RGB बिल्कुल बिल्कुल RGB, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि RGB है, आपने जो बताया मैंने वो लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 3 भी होगी, चलो ठीक है जनाब। मेमोरी बाइट्स जो है मैं कहां पे कर लूं, यहां पे कर लूं। सर इसको जरा 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए जो आप ये कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरे पास जो है वो 10,000 तस्वीरें हैं, और हर तस्वीर छोटी तस्वीर है, मेरे पास छोटी तस्वीरें, अभी मैंने तस्वीर बढ़ाई नहीं है, ठीक है। सर वैसे ये पिक्सल का तो आप पर डिपेंड करेगा ना, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट देते हैं तो वो जस्ट एक बिट के साथ हम डिस्प्ले कर सकते हैं 0 1 के साथ। अगर आप एक अच्छी वाली पिक्सल देते हैं 3 बाइट्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर मजीद अच्छे हैं जाते हैं तो वो हो सकता है मोर देन 3 बाइट्स। ये तो आप बताएंगे ना पिक्सेल्स की कौन सा साइज होगा। अभी मेरे पास देखो, मैं मेमोरी को ग्रे में कन्वर्ट करूंगा ना, लेकिन अगर फर्ज करो कि मेमोरी मेरे पास डेटा मेमोरी में आएगा तो मैं करूंगा ना कन्वर्जन। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं, आपकी बात सही है बिल्कुल, कि मेरे पास ये मैंने 3 बाइट भी कर दी। अच्छा, यहां पर सॉरी बाइट आ गया। अच्छा, मेमोरी, आप मुझे मेमोरी बाइट्स का मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास फ्लोट की जो कैपेसिटी है वो 4 बाइट की है, कितने बाइट की है? 4 बाइट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने पिक्सेल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। ठीक है, 30 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो गया, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करूंगा। सर आपने पहले भी 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 100 into 100 into 10। नहीं, ये 4 का मतलब है कि 4 का मतलब है 4 बाइट है।
और सर 3 का क्या मतलब है ऊपर? 3 का मतलब है कि RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 पिक्स में होता है, 3 कलर में होता है ना। ओके सर, अंडरस्टैंड। वन 1024 और 1024। हाँ भाई यही होगा। यस सर। ठीक है, तो मेरी कितनी होगी? 1 GB इसकी जगह मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्यों होगा? ये तो ऑलरेडी बाइट्स में है ना, बाइट से मैं उसको मेमोरी मेगाबाइट में लेके जा रहा हूँ ना। तो मेरे पास जो है वो तकरीबन जो है वो 1114 यानी कि तकरीबन 1 GB मेमोरी यूज होगी। सर 1 MB होगी। नहीं बॉस, अच्छा वो कैसे? देखो हमारे पास बाइट है, बाइट को हमने 1024 से डिवाइड किया, किलोबाइट में आ गई, फिर 1024 से डिवाइड किया तो मेगाबाइट में आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इसको दोबारा इसको कर दूंगा डिवाइड 1024 तो ये आप GB में आ जाएगी ना। सर अब वही अगर एक बाइट में आता है तो हमें 4 की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसको 4 की जगह 1 ले लेंगे। अच्छा, ऐसा डाटा टाइप देंगे। अब अगर हम ग्रे स्केल में कर लें तो हमें यहां से ही हट जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्रे स्केल से करने के बाद भी जो है वो मेरे पास तकरीबन 400 MB जो है वो मेमोरी जो है मैं अभी भी यूज हो रही है। अब इसको इफिशिएंसी लाने के लिए हमें ये क्या ऑप्शन हो सकता है? देखो अब यहाँ पर आपकी डेटा साइंस जो है वो, अब यहाँ पर जो है ना वो हमारी डेटा साइंस यहाँ पर यूज होती है, और वो ये है कि ये जो डिफॉल्ट है ना, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ डेटा टाइप बताकर। ठीक है, वो ये यहाँ पर ये है डेटा टाइप। चलिए कि जब भी मैं अपना एरे बना रहा हूँ, ये शायद यहाँ नया एरे बनाया भी होगा, जैसे जब भी मुझे नया एरे बनाना है मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड कर सकता हूँ, और वो है इंटीजर या कोई भी टाइप जो मुझे बता दिए। सही है, अब आप मुझ पे बताओ कि इसमें से ये इतनी सारी टाइप है, मुझे अपनी तस्वीरों को सेव करने के लिए कौन सी डेटा टाइप यूज करनी चाहिए? कोई भी करते हैं उसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। फ्लोट के लिए मल्टीप्लाई कर इंटीजर। देखो अब यहाँ पर आप वो डेटा साइंटिस्ट बन के सोचो। अब आप सोचो ना, सर क्वेश्चन की समझ नहीं आई। इंटीजर 8 इज गुड। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास, आप सबसे पहले ये वाली बात समझ में आ गई, आप लोगों को नहीं आई है तो यहाँ पे पूछ लें। मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ और मैं उसको बता रहा हूँ कि उसकी डेटा टाइप मैं अपनी मर्जी से बताऊंगा। ठीक है, अब मर्जी से बताते वक्त यहाँ पर जैसे int एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर स्ट्रिंग दिया हुआ है। सही है, मुझे यहाँ पर मेरे पास ये चॉइस है, मैं इसमें से कौन सी चॉइस पिक करूँ? मंसूर जरा देख लो बेटा, म्यूट कर दो थोड़ी थोड़ी देर के बाद। कौन सी चॉइस यूज करूं? INT 64। अच्छा, INT 64 करूंगा तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ना फिर। INT8 will do the purpose। यूनिकोड इस्तेमाल कर लें सर। int 8 कर लें, 8 वाली कर लें। INT8 will do the purpose। आपने सही पकड़ा है, लेकिन क्यों करें 8? क्योंकि हमें बाइट में चाहिए ना। साइड में क्यों हमारा सारा डेटा 7 से नीचे है। मिनिमम है ना, 8 से नीचे होंगी। मिनिमम R वैल्यू, मिनिमम G वैल्यू अगर वो उसमें जा रहे हैं, या मिनिमम सिंगल कलर वैल्यू। हाँ ठीक है, मिनिमम सिंगल कलर वैल्यू। बिल्कुल, मैं इसका रिफ्रेश कर देता हूँ जो लोग खामोशी से बैठे हुए हैं उनके लिए। मेरा मुझे भी ये पता है। अब मेरे यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट की स्पेशलिटी या एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है। हमें ये पता है कि हमारे जो जितने भी RGB कलर हैं वो 0 से शुरू होते हैं और वो 255 तक जाते हैं, यानी 250। अब तो हमें ये देखना है कि हमारा जो एक कलर है वो कहाँ तक जा सकता है ना। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी दोबारा। हमें ये पता है कि अगर हमारे पास 8 बिट हो, तो हमारे पास कितनी बड़ी वैल्यू जा सकती है, और वो है 2 की पावर 8।
equal to 256. No voice, guys. सर आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैंने बोला था रिहान को याद दिलाना। ठीक है। हेलो, हाँ, तो आप लोगों ने कहाँ तक सुना मुझे आखिरी में? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अब आ गई ना, मैं भी पूछ रहा हूँ आप लोगों ने आखिरी तक कहाँ तक सुना था? वही जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे 256 वाली। हाँ ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन से आपको बताता हूँ कि भाई मैंने आप क्या किया है कि यहाँ से मैंने INT8 उठा लिया है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या ये मैंने INT8 सही उठाया या नहीं उठाया? ये तो मुझे पता है कि मेरी डेटा जो है वो 256 पर है, लेकिन मैं अभी भी ये गलती कर रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ कि मेरी क्या गलती है। लेकिन देखो, सिर्फ इस काम करने की वजह से मेरी मेमोरी कम यूज हो रही है। कम यूज का मतलब ये हुआ कि मेरी एग्जीक्यूशन फास्ट होगी, क्योंकि डेटा जब कम होगा तो वो जल्दी जल्दी कैशे में आएगा, जल्दी जल्दी उसको प्रोसेस करेगा और आपका काम और आपकी प्रोसेसिंग सारी की सारी जो है वो आसान और फास्ट हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने डिवाइस, जी बता सकता है कोई? सब म्यूट पर है? मंसूर अनम्यूट कर दो सबको, मतलब म्यूट करके अलाउ कर दो उनको। सर इसमें हमें इमेज का, जब इमेज की तो मेमोरी होगी तो हमें साइंड वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ अनसाइंड वैल्यूज ही चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर INT8 कर लिया है तो नुकसान क्या होगा? सर वो मेमोरी में अनसाइंड के लिए भी जगह एलोकेट कर देगा ना, हमें साइंड के लिए भी जगह एलोकेट कर देगा। हमें आप बात सही कर रहे हो, लेकिन स्पेसिफिक नहीं कर रहे हो। आप मुझे स्पेसिफिक बात बताओ तो मैं एक्सेप्ट कर। ओवरफ्लो हो जाएगी वैल्यू। सर वो उसमें ये हो जाएगा कि ये 256 तक पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी जगह रहेगी और 256 तक माइनस वालों के लिए बिल्कुल सही है। अब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर जो इशू है वो क्या है? यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि एरर वैल्यू जो होंगी, वैल्यू रेंज जो होगी इज माइनस 256 से 127 है जी, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वो 256 वाली लॉजिक जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा INT। अगर मैं ये वाला UINT लगा दूंगा तो मेरी मेमोरी यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज अगर मुझे अनसाइंड नहीं इस्तेमाल करना तो फिर मुझे यहाँ पर डेटा की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। मेरा 1 बाइट से काम नहीं होगा, 2 बाइट पे चाहिए होगा। तो अगर मुझे 1 बाइट पे चाहिए तो मैं यहाँ पर अनसाइंड लगा दूंगा। अनसाइंड के लिए इस तरह हम जो है वो बड़े आराम से जो है यहाँ पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट डेटा के टाइप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारा दूसरी चीज जो मेमोरी एफिशिएंसी से रिलेटेड है वो हमें ये वाली चीज numpy का डेटा टाइप हमें देता है। कोई और लाइब्रेरी मिसाल के तौर पर लिस्ट जो है ये हमें ऑप्शन नहीं देती कि हम अपने डेटा का साइज क्या रखें। तो
तो लिस्ट का एक और एडवांटेज पता लग गया। अब अगर आपको कोई बंदा कहता है कि आप मेरी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लो, आप उससे बोलेंगे अच्छा भाई बताओ उसमें तुम डेटा टाइप के क्या क्या ऑप्शन देते हो, वो बोलेगा भाई मेरे डेटा टाइप के ऑप्शन है फ्लोट, इंटीजर। तो आप बोलोगे कि भाई मेरे पास यहाँ पर आपके अपने मुझे चॉइस लिमिटेड कर दी है। नमपाई जो है आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है ये यहाँ पर जो है वो बेशुमार डिफरेंट टाइप में से अपनी रिक्वायरमेंट की टाइप जो है वो स्टोर कर ले। तो अब आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट देख रहे हैं कि आपके लिए कौन सी टाइप जो है, जैसे मैंने आपको तस्वीर का बता दिया। अब आपको कोई भी डेटा है, जैसे आप लोगों ने मुझसे एक डिस्कशन किया था, उसमें आपने बताया था कि सर हमारे पास जो है वो हमें डिफरेंट किस्म के डेटा को एनालिटिक्स करना है और हमें एक्सप्लोर करना है। ये प्रोफाइलिंग जो थी ना यहाँ पर काम आ रही है आपकी। तो आपको ये देखना है सर आवाज फिर नहीं आ रही। मंसूर क्या तुम मुझे होस्ट बना सकते हो? एनीवे अच्छा, उम्मीद है आपको आवाज आ रही होगी। तो मैं बता दूं कि रेंज जो है वो यहाँ आपको बताना होगा मिनिमम टू मैक्सिमम। ये चीज जो है ये डेटा प्रोफाइलिंग में आ गई। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा है। और ये चीज जो प्रोफाइलिंग है असल में इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो आपको बताता है कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, और आप सॉर्ट भी डेटा कर सकते हो। तो ये वाली सारी चीजें जो है ये आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, मैं अपने इस अरे पे कर सकता हूं और वो एक ही लाइन में कर सकता हूं। ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब आप यहाँ पर पावर भी हो रही है। अब इस तरह जो है वो आप कैलकुलेशन कर करके देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल वही करना है जो मैं भी कर रहा हूँ। कि मैं क्या करता हूँ, कुछ कोड को समझता हूँ और उसके बाद जो है उनको चलाकर देख लेता हूँ। तो आप लोगों को भी यही करना है कि आप लोगों को भी जुपिटर नोटबुक खोलनी है। उम्मीद है आपने पहले से भी खोली होगी और उसमें चला चला के देख सकते हैं कि यार ये वाली जो वैल्यू है ये कैसे चलेगी, ये वाली वैल्यू जो है ये कैसे चलेगी। ठीक है, तो ये इस तरह के आप यहां तक कर सकते हैं। तो आज का मतलब ये हुआ कि आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं यहाँ पर और स्टैटिस्टिक, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ऐड लेस, इसमें से मैंने ये वाले जो मैक्स मिन सम और सॉर्टिंग को जो है वो यहाँ से मैंने हटा दिया है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, लेकिन मैं इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कह रहा, बल्कि मैंने इनको कहां पे ले आया हूं, मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस के ऊपर ले आया। ठीक है, और इसमें से जो मेरा ये वाला ऑप्शन है, ये ग्रुपिंग तो मैंने यहां रख दी है। ये वाले जो ऑपरेशंस हैं इनको भी मैं यहां से हटा रहा हूं। अभी मैं इनको मैथमेटिक्स में डाल रहा हूं, बाद में कहीं और में डाल दूंगा। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है ये आपके पास नमपाई की लाइब्रेरी के अंदर ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि सिर्फ एक लाइन का इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ यूजिंग अ सिंगल लाइन आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यहां तक अभी कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। और एक और बात मैं बता दूं कि आपकी क्लास थोड़ी लेट चलेगी, तो 11:30 तक कर लें कम से कम। ठीक है मंसूर, ओके? सर ये सवाल था कि पिछली एग्जांपल में जो आप, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ बोले, वालेकुम सलाम, बोले सवाल। जी सर, मैंने ये पूछना था कि पिछले जो एग्जांपल आपने दी थी उसमें आपने वो जो अनसाइंड और साइंड वाला बताया था, तो 128 -128 से 127 तक रेंज जो थी, तो उसकी मुझे समझ नहीं आई कि वो आपने 256 कैसे कर दी या उसको अनसाइंड कैसे बना दिया आपने। अच्छा सवाल है, आई लाइक दिस। देखो सबसे पहले हमने ये पता किया था, यहाँ पर अगर आप ये कैलकुलेशन देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि आपकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। जितनी बिट्स होती हैं उसको हम 2 की पावर के साथ अप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास 8 बिट है तो 2 की पावर 8 होगी। अगर 16 बिट है तो क्या होगा, 2 की पावर 16 होगी। तो यहां पर ये कह रहा है कि आपके पास INT 8 है, यानी 8 बिट है। अगर 8 बिट होंगी और वो साइंड है, साइंड का मतलब है नेगेटिव भी रखेंगे पॉजिटिव भी रखेंगे, तो आपकी जो बिट है वो एक बिट जो है वो साइन के लिए इस्तेमाल होगी और बाकी जो है वो इस्तेमाल होगी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अब आपके पास यहाँ पे 8 नहीं बची, -1,
2 की पावर 8 नहीं बची, बल्कि क्या होगा, अब तो आपके पास जो कैलकुलेशन होगी वैल्यू स्टोर के लिए, वो 2 की पावर 8 नहीं होगी, बल्कि 2 की पावर होगी 7। अब जब आप 2 की पावर 7 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास देखें यहां पर 128 है मैक्सिमम, यानी आप इसमें कितने स्टोर कर सकते हैं, 128 नेगेटिव और 128 पॉजिटिव। सही है, तो इसको हम इसको आसान जबान में हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा स्टोर होगा वो होगा -128 से लेकर प्लस अच्छा, क्योंकि 0 जो है वो प्लस में काउंट होता है, तो इसलिए जो है वो जब हम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे तो एक वैल्यू और कम हो जाएगी, क्योंकि हम 1 से 127 तक जा सकते हैं, 0 उसमें आ गया है, तो यहां से आप ये वाली रेंज में जा सकते हैं, जैसे ये हम कैलकुलेशन से हमने साबित कर दिया है। आई होप दिस विल गिव यू आंसर। ठीक है जनाब, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? सर लास्ट बिट साइन के लिए यूज हो रही थी और हमने लास्ट बिट तो अभी हटा दी, अब 7 हमने कर दी, 2⁻7 कर दिया, तो फिर अभी क्यों -128 से स्टार्ट हो रहा है? लास्ट बिट साइन के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर मैं वो लास्ट बिट हटा दूं, यानी इंटीजर में चला जाऊं, किसमें चला जाऊं, इंटीजर अनसाइंड के चला। इंटीजर अनसाइंड का मतलब है कि अब मेरे पास ये 7 बिट नहीं है, बल्कि जो एक आखिरी बिट जो मैं साइन के लिए इस्तेमाल कर रहा था, प्लस माइनस के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वो भी यूज कर दूंगा, तो आप मेरे पास जो है वो दोबारा जो है वो मेरे पास 8 बिट आ गई। जब 8 बिट आ जाएंगी तो मैं आप यहां पर स्टोर कर सकता हूं डेटा फ्रॉम 256 0 to 256 पे जा सकता हूं। तो यहां पर जब साइन बिट होगी तो कम हो जाएगी वैल्यू, वैल्यू कम नहीं हो रही, देखा जाए तो वैल्यू अभी भी उतनी है। मेरे पास एक बाइट के अंदर डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो 256 ही है, रेंज चेंज हो गई है। पहले मेरी जो रेंज थी वो 0 to 255 है, और यहाँ पर रेंज कितनी है, -128 to 120। अगर आप इनको भी आपस में जमा करेंगे, अगर आप इनको भी -128 से लेकर 127 को काउंट करेंगे तो ये अभी भी 256 ही है। और वो क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है बीच पे। हाँ बिल्कुल, तो अभी भी ये जो डेटा है इसकी रेंज चेंज हुई है, ये माइनस से 127 तक जा रहा है, जबकि ये 0 से 255 पे जा रहा है। तो अगर आप इसको बचपन वाली मैथमेटिक्स जो आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ी थी, लकीर लगाकर आपको माइनस में भी लेके जाते थे, प्लस में भी, तो उसके बाद आप काउंट करेंगे तो आपके पास डेटा अभी भी दोनों जगह पे सेम है। लेकिन हमारा काम जो है वो फंस गया, क्योंकि हमें तो सारी वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए और 256 से चाहिए, तो इसलिए हमने ये काम किया। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। मंसूर कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? एनीवे चलें जी, अब दूसरे ऑप्शन के ऊपर आते हैं। हमारा पहला ऑप्शन जो है वो हमने देख लिया, मेमोरी एफिशिएंसी जो है वो हमें मिल गई। हाँ मंसूर बोलो। हाँ हेलो हेलो मंसूर, क्या कह रहे हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो मंसूर। मैं ये कह रहा हूँ आप होस्ट हैं और अभी किसी को भी अलाउ नहीं है ठीक है, अनम्यूट होने का, तो मैं भी अनम्यूट नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैं अभी इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। अब तुम अनम्यूट हो सकते हो चाहो तो, लेकिन अब म्यूट हो, लेकिन म्यूट हो सकता है। अच्छा, सब लोग जो है इस वक्त म्यूट पर है, लेकिन मैंने अलाउ किया हुआ है कि वो अनम्यूट हो सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर सवाल कर सकते हैं। तो हमारा जो काम था अभी तक, अच्छा सर, मेरा जो सवाल था वो यही था कि वो यहाँ तक हो चुका है। यहाँ तक तो समझ यहाँ तक समझ आ गया था। ठीक है, हाँ यहाँ तक तो समझ आ गया था कि
वो जो आप 120 -128 से 127 तक ले गए थे, वहां तक समझ आ सही गई। है, उसके सही बाद है। समझ ये नहीं थी आ रही कि जब आपने उसको अनसाइंड से साइंड से अनसाइंड में करने के लिए आपने क्या किया, उसके पीछे उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया ना। क्या किया? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अगर आप यहाँ पर देखें गौर से इस पिक्चर को, कि मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया, INT8 की जगह UINT8 कर दिया। सर मैंने भी यही वाला क्वेश्चन पूछना था कि ये कैसे पता चलेगा जब अपने जो डाटा या उसकी मेमोरी को कम करना है, अपने कौन सी डाटा टाइप यूज करनी है? हाँ, ये आपको देखें, ये बिल्कुल सही है। इसके लिए हमें ये वाला काम करना पड़ेगा ना, डेटा प्रोफाइलिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा की रेंजेस क्या है। अगर आपने देखा भाई, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर UINT8 से नीचे नहीं जा सकते आप, ठीक है ना, लेकिन आपको स्टूडेंट के नंबर स्टोर करने हैं। हाँ मंसूर बोलो। सर मैंने ना कि ये किया था जब होस्ट था, तो मैंने अनम्यूट के लिए वो सबको अलाउ नहीं किया था, और दूसरा ये मैंने मीटिंग लॉक कर दी थी। अच्छा ठीक है, मीटिंग लॉक मत किया करो, लोगों को आने दो अगर आना चाहते हो तो। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने मीटिंग लॉक कर दी थी, तो जिसकी वजह से अब मैं फिर से मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं अनलॉक कर रहा हूँ। कैसे करते हैं? सर वही सेटिंग में, सिक्योरिटी में आई थिंक। सिक्योरिटी मैं गया, अलाउ पार्टिसिपेंट टू एनोटेट एंड शो नंबर ऑफ एनोटेशन, वीडियो ऑडियो सेटिंग, एग्जिट मीटिंग, और बताओ। सर सबसे ऊपर आएगा आई थिंक मीटिंग लॉक मीटिंग। मेरे पास, मुझे एक मिनट में अपनी स्क्रीन की शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ कहाँ पर आएगा। सिक्योरिटी में, ठीक है, सिक्योरिटी में लॉक मीटिंग हटा दी मैंने। ठीक है, अब देखो तुम लॉगिन कर पा रहे हो? ठीक है, ओके यार, सॉरी थोड़ा सा इशू था। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। जी बोले, सवाल करें। सवाल करने के लिए तो क्लास होती है, वरना वीडियो नहीं बताते तुम लोग। हाँ बोलो। जी सर, वो डाटा टाइप के बारे में मैं पूछ रहा था कि वो डाटा टाइप में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस डाटा टाइप के साथ इसकी मेमोरी को कम करना है? हाँ, अब जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का डेटा है ना, अब स्टूडेंट के क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं ना। आपको पता है मार्क्स जो है वो 0 से लेकर, आपको मतलब पहले से पता होना जरूरी नहीं है, आप रेंज मैक्सिमम और मिनिमम पता कर लें। एक मिनिमम का फंक्शन लगाएं, एक मैक्सिमम का फंक्शन लगाएं, फंक्शन नमपाई में बने हुए, वो आपको बताएगा यार मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आपको पता लग गया यार, क्योंकि ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू जो है वो 50 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100 आ रही है, और कोई भी नेगेटिव है ही नहीं। तो आप जो है वो यहाँ पर अनसाइंड डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर कोई, और इनका क्वेश्चन ये है कि क्या सिंटेक्स होगा, तो वो डी टाइप की सिंटेक्स यूज करके हम उसको डी टाइप इक्वल टू। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया, मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ। और वो ये जवाब क्या यहाँ पर है ना, हाँ ये आपने यहाँ पर डी टाइप लगाकर ये दिखा दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर पहले डी टाइप लिखे, फिर NP, उसके बाद ये नंबर लगा दें। सर आपकी स्क्रीन शेयर चली गई है सर, आपकी स्क्रीन क्यों नहीं हो रही? अच्छा जी, शेयर कर देते हैं स्क्रीन। सर ये जो भाई स्क्रीन आ गई भाई, शेयर करा दीजिएगा ये जो शीट है ना। हाँ, ये मैं शीट बिल्कुल शेयर करा दूंगा, बिल्कुल मुझे याद दिला दीजिएगा मंसूर। अगर आपको ये शीट जो है वो अभी यहाँ नहीं मिली, तो मैं बाद में जो है वो इसको गिटहब के ऊपर ऐड कर दूंगा। सही है, गिटहब देखते रहा करो आप लोग। याद रख लो भाई सब लोग, गिटहब के ऊपर शेयर करूंगा मैं इसको। सर एक और चीज रिपीट करिएगा। सबसे पहले जब आपने मेमोरीज निकाली थी वो 1137 MBs निकले थे, फिर एट दी इंस्टेंट आपने एक डाटा टाइप यूज की थी, वो 400 के राउंड अबाउट हो गए थे MBs। तो वो आपने डाटा कैसे कम किया था? मैंने ये किया था कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने उसको एक बाइट के अंदर जो है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है, ठीक है। तो मैंने ये किया था कि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर 1 कर दिया, इसका मतलब है मैं 1 बाइट यूज कर रहा हूँ। अगर ये डिफॉल्ट होगा, यानी फ्लोट 64 होगा, तो ये 64 बिट इस्तेमाल कर रहा होगा। कितने कर रहा होगा? 64 बिट। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको बिट में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको क्या, क्योंकि मेरे पास मेमोरी बाइट में है, तो मैं असल में इसको ये कर रहा हूँ कि मैं 64 को डिवाइड कर रहा हूँ 8 से। तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा।
सही है सर 8 आएगा सर 8 आएगा आंसर 8 आएगा ठीक है। अच्छा और अगर मैं इसको जो है वो स्टार्ट कर दूं 8 से तो आप कितना आएगा 1 आएगा 1 आएगा। ठीक है तो मैं यहाँ पर आपके लिए अगर ये 8 आएगा तो इसका मतलब है कि हमारी जो मेमोरी थी अगर हमारे पास 64 बिट की है तो हमारी मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। ये आप देख सकते हैं 2 GB मेमोरी है और अगर यहाँ वो इसलिए है कि मेरे पास कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं ग्रे स्केल पे भी करूँ इसको 1 कर दूं तब भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 GB मेमोरी यूज हो रही है। सही है तो मैं मुझे बिट को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या किया अपना डेटा की मेमोरी जो है वो रिड्यूस करते करते मैं कितने भी ले आया हूँ 8 के पर ले आया हूँ। अब इसमें 8 से कम का ऑप्शन है नहीं वरना मैं इसको अब आपकी मेमोरी देखें 700 से 95 पे आ गई है। तो ये वाली चीज जो थी ये जो आपकी नीड थी ये रिड्यूस होती आ रही है। तो जितनी कम बिट्स इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा है। तो इसमें जो मिनिमम बिट आपको इस्तेमाल करनी है बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हम मिनिमम जो डाटा टाइप यूज कर सकते हैं वो बाइट कर सकते हैं। बाइट में 8 बिट होते हैं। हाँ यहाँ पर देखो वो उसको हम बाइट कर सकते हैं। बाइट एक स्टोरेज मीटर है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं लेकिन इसमें ये वाली चीज नहीं है बल्कि इसके अंदर बिट मतलब जो डेटा हमें है वो बिट के फॉर्म में पर नजर आ रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हर जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ 8 लिखा हुआ है। 8 का मतलब क्या है 8 बिट। ये देखो यहाँ पर 16 का मतलब क्या है 16 बिट। 32 का क्या मतलब क्या है 32 बिट। 64 का क्या है 64 बिट। लेकिन जो मेरी मेमोरी है कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बाइट्स में होती है ना तो इसलिए हम उसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलूं यार मेरे पास 10 किलोबाइट मेमोरी है यही करते हैं ना 1 GB। यहाँ पर बिग बी का मतलब होता है कैपिटल बी का मतलब है बाइट्स। तो इसलिए जब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो कैलकुलेशन के लिए जो है मैं यहाँ पर उसको 8 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेमोरी स्टोरेज जो है वो बाइट में होती है ना तो ये जीबी में है। तो इसलिए मुझे अगर मैं इसको बिट पे कर दूंगा तो और ज्यादा होगी लेकिन मैं बिट में इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मेरी मेमोरी जो है मैं अपनी मेमोरी नापता हूँ मैं जब मेजर करता हूँ बाइट्स में करता हूँ इसलिए मैं इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। लेकिन डेटा मेरा जो है कंफ्यूजन हो गया कि मतलब जो बिट होता है वो स्मॉल डाटा टाइप होता है बाइट बिट से बड़ा होता है तो फिर बिट यूज करने से वो मेमोरी कैसे ज्यादा होगी। बिट नहीं बाइट यूज कर रहा हूँ ना मैं। जी सर अभी फिलहाल आप बाइट यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे 64 मतलब 8 बाइट्स का 64 बिट होते हैं तो आपने कहा कि अगर 64 हम 8 बाइट में 8 देखो इसको आसान कर लेते हैं ना। मेरा डेटा जो था वो डिफॉल्ट में किस पर होता है 64 बिट पर होता है। सही है तो मैंने तो नॉर्मल कंडीशन में मेरा डेटा किस में जाएगा 64 बिट में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये चलाया तो मेरा जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने 64 बिट को 8 से डिवाइड किया तो मेरे पता लगा कि मुझे मेमोरी कितनी चाहिए 764 MB चाहिए। सही है ये समझ में आ गई बात। हाँ जी सर ये आ गया। अच्छा लेकिन मैंने क्या किया कि अपनी डेटा को रिड्यूस करके 8 बिट में स्टोर कर लिया। सर ये क्यों किया 8 बिट में स्टोर? इसलिए किया कि मेरी मेमोरी कम खर्च हो। तो जब मैंने 8 बिट में किया तो मेरी टोटल मेमोरी यूज हो रही है वो है 95 मेगाबाइट। जी सर इसमें मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में हर एक पिक्सल होता ही 8 बिट्स का है। ठीक है सर तो इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि जब कभी भी हम इमेजेस को मैनिपुलेट कर रहे होंगे उससे मुताल्लिका डाटा हम डील कर रहे होंगे तो मेरा आपसे ये सवाल है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर स्टूडेंट। जी सर वो ये है कि 8 बिट में ही क्यों होती है मेमोरी पिक्सल 8 बिट में क्यों स्टोर होता है? सर ये अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जिन्होंने बनाया या ऑपरेटिंग सिस्टम में 8 बिट में इसलिए होता है मेमोरी मैनेजमेंट को कलर की रेंज ही है ना 0 से लेकर कलर की रेंज है ना। हाँ बिल्कुल कलर की रेंज जो है वो 0 से 255 है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि हमें मैं इसको जनरलाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये बड़ा फायदेमंद चीज है। ये टॉपिक बड़ा फायदेमंद है। ये आपके इस वाली डेटा प्रोफाइलिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको मेमोरी के ऊपर आप जब डेटा मेमोरी में कन्वर्ट कर लेंगे चाहे वो पिक्चर का डेटा हो चाहे वो किसी की जीडीपी का डेटा हो या किसी की डॉलर का रेट हो कोई भी डेटा हो उसका आप प्रोफाइलिंग करके मिनिमम और मैक्सिमम पता कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि यार तस्वीरें जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम में होती हैं 255 में लेकिन हो सकता है जैसे स्टूडेंट का जो डेटा है उसके अंदर जो मार्क्स हैं वो अमूमन 100 से नीचे होते हैं। इसका मतलब है वो हमेशा 0 से 100 के दरमियान में होंगे।
तो सर सही है, इससे ये हम प्रोफाइलिंग रिजल्ट है। निकाल सकते हैं सर। लेट्स से डॉलर रेट समराइज किया जाए आपकी बात को तो हम ये कह सकते हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। जैसा हमारे पास डाटा होगा हमने उसके मुतालिक उस वक्त करनी है प्रोफाइलिंग। बिल्कुल जिस बिल्कुल तरह का डाटा हम यूज कर रहे होंगे या जिस तरह के डाटा पे वर्क कर रहे होंगे उसकी लिमिट्स को देखकर हमने अपना स्ट्रक्चर या अरे बनाना है। लेकिन देखेंगे कैसे, सवाल ये पता देखेंगे कैसे? आप जो भी कोई बात करेंगे उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा आपको। जी सर, जैसे आपने कहा मैं डेटा देखूंगा, जी सर देखेंगे, यानी कि इसकी लिमिट्स को हमने डाटा जैसे अब पिक्सल का डाटा हम कर रहे हैं मैनिपुलेट, तो जिस तरह आपने बताया कि वो 8 बिट्स में होता है तो हम उसके मुताबिक मैंने नहीं बताया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप उसकी मिनिमम और मैक्सिमम पता कर लें। ये कैसे पता करेंगे? फंक्शन के जरिए, यहाँ फंक्शंस हैं इसके अंदर। सर इसमें डिस्क्राइब का सर फंक्शन है सर? नहीं, इसके अंदर हाँ बिल्कुल डिस्क्राइब का भी फंक्शन है, इसके अलावा मीनिंग के और मैक्सिमम के फंक्शंस हैं। ये सारे फंक्शन इसमें मौजूद हैं। आप डेटा प्रोफाइलिंग कर ले, मतलब आप सोचें, आपकी सोच है। अगर एक मर्तबा आपका जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम कैसे पता करूंगा, आपका ये है कि आपके जो अल्फाज है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो नॉन मैथमेटिकल है, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर आपने उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर लिया, आपकी कहानी खत्म हो गई। आपके पास ये टूल मौजूद है, ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और इसके अंदर सारे फंक्शंस मौजूद हैं, वो सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ सोचना है कि यार मैं ट्रांसफॉर्म कैसे करूं। सर अभी आप एग्जांपल दे रहे थे डॉलर से, डॉलर रेट की, मतलब इन 2 माह के अंदर डॉलर का रेट 158 टू 168 रहा है, ऊपर नीचे होता रहा है। तो सर इसको हम इस एग्जांपल के अंदर अगर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, आई मीन एक और एग्जांपल हो जाएगी तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी सारी। हाँ, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि यार मिनिमम रेंज और मैक्सिमम, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, मतलब फंक्शंस बता दूंगा। आप ये फंक्शन एक्सप्लोर करेंगे, आप उसके अंदर देखें कि उसकी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज क्या बन रही है डेटा की। मिसाल के तौर पर पिछले 10 साल के अंदर हमारा जो डॉलर है वो 100 से 150 के दरमियान में ही है, तो वो 170 के दरमियान में ही चल रहा है ना। इसका मतलब हमें टोटल 70 वैल्यूज चाहिए मैक्सिमम, 0 से लेकर 70 तक। लेकिन अगर मैं आप इस पर बात करूं बिटकॉइंस की, तो बिटकॉइंस जो है वो 0 से लेकर मिलियन तक चला गया है, तो वहां पर आप 8 बिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो डेटा प्रोफाइलिंग है ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके जरिए आप पता करते हैं एक्सप्लोरिंग के अंदर। यहाँ पर मैं एक्सप्लोरिंग हटा रहा हूं क्योंकि ये नॉन मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स लेकर आ रहा हूं कि आपको रेंजेस पता करनी है जो कि मिनिमम और मैक्सिमम के जरिए पता करनी है। सर बेसिकली क्वेश्चन ये था, आपने खुद ही कह दिया कि हाँ सर देखें, बेसिकली आपने उसकी अब बिटकॉइंस की एग्जांपल दे दिया, उसके अंदर हम बिट नहीं यूज कर सकते। हाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब उसकी रेंज बहुत ज्यादा हो गया, मिलियंस में चली गई है, तो हम उसके लिए इस तरह की रेंजेस बहुत ज्यादा होती तो है। वो ये वाली कंफ्यूजन थी कि हमें कैसे पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपके पास फंक्शन है, मिनिमम का फंक्शन मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मिनिमम मैक्सिमम के फंक्शंस हैं इसमें नमपाई में, जो आपको ये बता देंगे। और इसके अलावा इसमें डिस्क्राइब का भी फंक्शन है जो आपको दोनों चीजें बता देगा, सारी चीजें एक साथ ही बता देगा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने अभी फर्ज करे कि हम लिखते हैं 2, उसको स्टोर कराते हैं, तो ये मेमोरी में कितनी जगह एलोकेट करेगा, और या हम ये लिखते हैं हमारे 100 लिए या 1000? बिल्कुल भी इररेलेवेंट है ना। आप कभी भी डेटा साइंटिस्ट हैं और मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट हैं, आप सिंगल वैल्यू के ऊपर बात नहीं कर सकते मुझसे। आपको मुझे रेंज बतानी फर्ज करें जैसे आप मुझे बताएंगे जैसे आप गाड़ियों की प्राइस है, आप मुझे बोल सर गाड़ियों की प्राइस है, मैं बोलूंगा अभी गाड़ियों की प्राइस लो, सारी गाड़ियों की प्राइस एक जगह जमा करो एक एरे के अंदर, और उसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, आपस में उसको माइनस कर लो, आपके पास रेंज आ जाएगी। वो रेंज देख लो वो कितने बिट में आएगी। ठीक हो गया सर। सही है। अब मिसाल के तौर पर वो रेंज है 1 लाख, अब 1 लाख के अंदर कितने बिट इस्तेमाल होंगे? अगर आपको कैलकुलेशन करनी है बिट्स की तो आप कर सकते हो। कितने बिट इस्तेमाल होंगे भाई? अगर आपके पास ये 100,000 है, x इज इक्वल टू सर इसका लॉग लेना पड़ेगा, लॉग 1 2 3 मैं वैसे बगैर उसके करता हूँ ना। ये कितना है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख है ना, ये 10 लाख कर दिया, 1 करोड़ कर दिया। सही है। ये हमारी लेट्स सपोज गाड़ियों की रेंज है। अब मुझे जो है वो इसको पता करना है कि कितने बिट के अंदर आ जाएगा। तो ये कैसे होगा? लॉग का फंक्शन होता है, इसमें नहीं होता। इसको मैं इसको दूसरी जुगाड़ से करने की कोशिश करता हूं।
1 अपॉन सर ये 2 रेज़ पावर 16 अगर करें ना 17 तो ये 1 लाख से ऊपर आता है 2 रेज़ पावर 17। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बेसिकली बिट सर पे ने 1 निकालने करोड़ के लिए कर क्या दिया। करूंगा, मैं चला के देखता हूँ इसको। अभी भी ये शायद ये 1 सर ये तो सिर्फ 95 MB आ गया। सर ये स्क्वायर रूट सर ये स्क्वायर रूट करे 1024 पे। नहीं मैं मुझे इसकी वो करना है, इसको मैं वो मैथ की लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, मगर मैं कर लेता हूँ। अभी इसको अगर डिवाइड करें 1024 पर जितनी बिट्स आ जाएंगी इसकी। हाँ सही है, तो इसकी जितनी भी बिट आ जाती है ना सर ये कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है कि क्या कौन सा कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं। सी कंपाइलर के अंदर बेटा हम पाइथन यूज कर रहे हैं ना, पाइथन से बाहर मत सोचो। नहीं सर मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो भी कंपाइलर यूज कर रहे होंगे ना हम, तो सर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पाइथन जो है वो बेसिकली सी में लिखा गया है, पाइथन प्रोग्रामिंग। मिसाल मुझे एक और बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपके पास और ऑप्शन क्या हो सकते हैं INT 8 के अलावा, या INT 16 के अलावा, या INT 32 के अलावा, या INT 64 के अलावा? आपकी बात सही है, कोई ऐसा कंपाइलर, बात भाई की सही है, अगर कोई ऐसा कंपाइलर हो जो मुझे INT 4 भी दे दे तो मैं छोटी छोटी वैल्यू INT 4 में डाल दूंगा, बात उनकी सही है। लेकिन मोस्टली जो है जितने भी कंपाइलर हैं वो INT 8 से नीचे काम नहीं कर रहे होते, वो शायद उनके लिए, हमारे प्रोसेसर के लिए इफिशिएंट नहीं है। वो इतनी छोटी कैलकुलेशन के लिए भी क्या करेगा, INT 8 में कन्वर्ट करेगा। माइक्रो प्रोसेसर भी देखना पड़ता है ना आपका, हमारा जो प्रोसेसर है वो एक वक्त में INT 32 की वैल्यू को ही प्रोसेस कर रहा होता है, तो हमारी मेमोरी तो बच जाएगी, लेकिन हमारा प्रोसेसर जो है वो छोटी मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं करेगा। तो अब आप लोगों को ये मुझे बताना है कि यार 10,000 के लिए कितनी बिट स्टोर करनी है। $10,000 के लिए, 1 करोड़ के लिए? सॉरी ये इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ, इसको ये है ये और ये है ये और ये है। सर इसको पहले 8 वे पे डिवाइड करें। आप लोग कर लें, मुझे मशवरे मत दें, करके मुझे बिट बता दीजिएगा टेक्स्ट में, ठीक है? सर मेरा एक सवाल है, मैं इस वक्त जो है वो एरे बना रहा था। अगर जो है मेरे पास 1 बिलियन वैल्यू है तो मैं कितनी बिट में स्टोर कर सकता हूं मिनिमम? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। अच्छा जनाब, तो आपका जो इस पे मेरा एक सवाल है, मैं इस वक्त जो है वो एरे बना रहा हूँ जिसमें मैंने वैल्यू रखी है 1 2 4 5 एंड 600 और मैंने इसकी डेटा टाइप कर दी अनसेट इंटीजर, तो इसे 600 की वैल्यू को 88 में कन्वर्ट करके दिखा दी है। 88 में उससे कन्वर्ट क्यों किया है? मैं आपका सवाल दोबारा पहले से मुझे बताएं, इंटीजर अनसाइड इंटीजर या अनसाइड 8 लिखा है या पूरा इंटीजर लिख दिया आपने? U1 लिखा है मैंने, U1 अनसाइड इंटीजर 8। अच्छा, तो मैंने जो एरे बनाया वो बनाया 1 2 4 5 88, तो इसने 600 की वैल्यू को ट्रंकेट करके 88 कर दिया है। तो 88 किस बेस पे किया है इसने? क्योंकि आपकी जो 10 कौन सी वैल्यू बताई थी? 600 जो है वो अनसाइड 8 में नहीं आ सकता ना भाई, 255 की बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। सर अगर 256 2 टाइम्स चाहिए 88 क्यों आ रही है? हाँ, ये आप एक्सप्लोर करके देखें। मैं आपके इतने डिटेल जो है वो क्वेश्चंस की इनसाइड जो है उसमें टाइम नहीं लगा सकता, मुझे तो फोकस करना है ना हमें इसके ऊपर। अब ये सर इसकी वजह ये हो सकती है कि 256 2 टाइम्स 512 बनता है, इन्होंने 68 लिखा है, तो 68 माइनस 512 88 बचता है, तो वो दोबारा बस ठीक है। तो ये सब ये चीजें हैं जो आप लोग करके देख सकते हैं। मैं इसमें मैक्रो लेवल फोकस करूंगा, और मैक्रो लेवल फोकस जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इस हवाले से, इस पॉइंट के हवाले से जो अभी तक हमने आज डिस्कस किए हैं, सर तमाम 1 बिलियन के लिए एटलीस्ट सेम 2 पावर 32 होगी, ठीक है, जब हमने बिट्स यूज करनी है।
ठीक है, 32 बिट चाहिए मुझे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर इस काम को, किस काम को कहा था वो, इसको स्टोर करने के लिए, ये जो डेटा है स्टोर करने के लिए 32 बिट्स। कैलकुलेट कैसे किया आपने? कैलकुलेट कैसे किया आपने? मैंने तो 2 के साथ कैलकुलेट। हाँ, क्या लगाया? लॉग लगाया? क्या लगाया? सर लॉग 2 किया है। देख ले कि टोटल वैल्यू जो है ना वो 2 की पावर 16 में लॉग करके। सही है, आपने ये किया कि बिट्स इक्वल टू np डॉट लॉग 2, ये किया आपने। और मैंने कहा बिट्स, ये एरर आ रहा है इसमें, रन टाइम वार्निंग डिवाइड बाय 0 एनकाउंटर इन लॉग 2। सर मैंने तो कैलकुलेटर से किया है, लेकिन इसमें एक लॉग का आ रहा है, लेकिन वो नेचुरल लॉग सही कर देता हूं इसको। ठीक है जनाब, यहाँ मेरी 26 बिट्स आ रही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये एक मतलब राउंडेड फिगर नहीं है हमारा, तो सारा सिस्टम 1024 पे 1024 पे चल रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास 26 बिट आ रही है। और 26 बिट का मतलब है कि मैं जो हूँ मुझे जाना पड़ेगा 32 बिट के ऊपर। मेरे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं जो हूँ वो 24 बिट पे रह सकूं, मुझे या तो 16 बिट पे जाना पड़ेगा या मुझे जो है वो 32 बिट पे जाना पड़ेगा। तो मैं डेफिनेटली 32 बिट के ऊपर जाऊंगा। सही है, आई होप दिस। सर ये 1 मिलियन से एक जीरो कम है, 100 मिलियन है। चलो एक जीरो कम भी कर देते हैं, करीब 30 बिट्स ही चाहिए 1 बिलियन, तो भी मेरे लिए 32 बिट ही चाहिए। मतलब मैं इसको मुझे अगर मेरे पास 17 बिट भी चाहिए तो आपको 32 बिट पे जाना पड़ेगा ना, ये याद रखना। मैं कितना भी कम कर लूं, कितना भी ज्यादा कर लूं, कितना भी कम कर लूं, कितना भी ज्यादा कर लूं, जैसे अब ये देखो मैंने और कम कर दिया, मेरे पास 19 बिट आ गई है, अभी भी मेरे पास जो है मुझे मेरी मजबूरी है कि मैं 32 बिट ही इस्तेमाल करूं, मैं 16 बिट वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है जनाब, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम आ गए हैं यहाँ पर, हमने सर एक दफा स्टूडेंट की इसके लिए कैलकुलेशन बता दें। कैलकुलेशन देखो यहाँ लिखी हुई है ना, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको जो है कुछ भी नहीं करना। एनपी के अंदर एक फंक्शन है जो आपको लॉग बता देगा, वो वाला फंक्शन चला दो। लॉग 2 का फंक्शन लगाओगे वो नंबर ऑफ बिट्स बता देगा आपको। ये ऐसे तो हमने कर लिया, लेकिन वो इधर एक भाई थे वो कहते मैंने कैलकुलेटर से किया। हाउ ही कैलकुलेटर पे उन्होंने नेचुरल लॉगरिथम से किया है ना जी सर। वो उसकी बेस 2 नहीं होती, उसकी बेस ई होती है। ई है कोई नंबर है मेरे ख्याल से ना सर, ई एक्सपोनेंशियल होता है। हाँ, ई कोई अलग नंबर है हमारे पास। उसकी बेस 10 होती है सर, उसकी बेस 10 नहीं होती, बेस 10 अलग होती है। ई की ई कौन सा नंबर होता है सर? वो 1.17 है सर। हाँ 1.17 सर 2.71 इस तरह होता है। 2.71 728 हाँ 2.71 होता है ना। तो हम मैथमेटिक्स में हमारे पास, जैसे मैं मेरे ख्याल से लॉग कर दूंगा, अब यहाँ पर बिट चेंज हो जाएगी। सही है, अब ये 13 बिट आ रही है, लेकिन ये असल में ये लॉग जो है ये नेचुरल लॉग है, तो मैं यहाँ पर log 2 इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे log 2 चाहिए। सही है, तो आज जो है हमने 2 टॉपिक जो है वो डिस्कस किए, और मतलब 4 टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किए कि हमें फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, और प्लेस होल्डर के लिए, और प्रोफाइलिंग के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, अगली क्लास के अंदर जो कि हमारी शॉर्ट क्लास होगी, हम ये बाकी चीजें भी क्लियर करेंगे। हमारी संडे की क्लास होगी, संडे को हुआ और सर संडे की क्लास होगी, लेकिन अच्छा असाइनमेंट जो है मैं जो हूँ वो अभी थोड़ा सी मेरी क्लास है वो मैंने स्लो स्पेस में की हुई है, तो मैं अभी भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग ये लिख लें, आपस में डिस्कस कर लें अगर किसी को याद रह जाए, कि अभी मैंने जो है वो डेडलाइन जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं की हुई असाइनमेंट की। तो आप लोग जितनी असाइनमेंट जैसे बन सके वो डाल दें, और जो नहीं डाल सकते वो नहीं डालें। मैं कोशिश करूंगा कि एक आधा हफ्ते और उसको एक्सटेंड करूं, ताकि इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं फिर आपको डेडलाइन बता दूंगा। ठीक है सर, आज वाले टॉपिक से असाइनमेंट का पूछ रहा हूँ, इसकी कब अपलोड करेंगे? लेक्चर्स आपने बताया था कि मैं दूंगा, वो नहीं मिल रहे। वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। सर सबमिट कैसे करें?
असाइनमेंट के लिए आपके पास फॉर्म्स अवेलेबल है। सर असाइनमेंट डालनी कहाँ पर है? हाँ मंसूर, हमने फॉर्म डाला हुआ है कहीं पर सिलेक्ट वगैरह पर? सर ये आज वाली शीट लाजमी शेयर करा दीजिएगा, मुझे टीम्स की क्लास लेने जाना है। कौन सा फॉर्म सर? वो असाइनमेंट का? हाँ हाँ नहीं सर, असाइनमेंट का फॉर्म जो है ना वो उमेर से बात करके असाइनमेंट का फॉर्म जो है ना वो शेयर करा देना, तो ये लोग अपने असाइनमेंट वहाँ सबमिट करा दें। ठीक है, चले सही, मैं कर दूंगा। सही है। वैसे उमेर ने अनाउंस किया हुआ होगा तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा और उस पर जाकर आप सबमिट करा दीजिएगा। ठीक है, असाइनमेंट का गूगल फॉर्म सबमिट किया हुआ है, आप उसके अंदर आपको अपनी असाइनमेंट पहले, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, आपको गिटहब पे अपलोड करनी पड़ेगी, उसका लिंक असाइनमेंट में डालना पड़ेगा, असाइनमेंट के फॉर्म में डालना पड़ेगा। सर ये सब चीजें स्लैक पे मिल जाएंगी ना जब भी आप करेंगे अपडेट तो? जी जी बिल्कुल, स्लैक पे मिल जाएंगी। आप मंसूर को ढूंढकर मेंशन भी कर सकते हैं, या आप Q2 के ऊपर पूछ सकते हैं सवाल। आपके सवाल जो है वो हम हर रोज चेक करते हैं। आपको किताब पढ़नी है, आपको वीडियो पढ़नी है, और आपको जो है वो कोई भी मसला हो, आप सिलेक्ट के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। सिलेक्ट के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले आप जरा पिछले क्वेश्चन देख लिए, हो सकता है वो क्वेश्चन पहले से आंसर दिया हुआ हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक चीज और आप भी याद रखनी है, बिल्कुल आखिरी बात, गिटहब को फॉलो करें आप। मेरे पास जो भी चीजें होंगी मैं गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। सर आपने बोला था कि मैं बुक्स पढ़ने का वीडियोस भी शामिल है, डिफरेंट तरीका बताऊंगा, ताकि एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा बुक्स पढ़ने का। हाँ वो भी काइंडली शेयर कर दें। ये मैंने बताया ना आप लोगों को, आज मैंने देखो किस तरीके से आपको ये बताया कि आप किस तरीके से, सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि यार हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद हमने बुक को डिस्कवर करना शुरू किया। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता हमने मैप कर लिया कि यार ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है, अभी भी करके भी दिखाई है, कि आपने क्या किया, एक एक कोड जो है वो चला के देखना है और देखना है मुझे क्या ये कोड समझ में आ रहा है, क्या मुझे पता है यार इससे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या मेरा रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट जो है ये यही है या नहीं है। तो अगर आप एक एक लाइन जो है वो पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगी। ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, 10 किताबें एक साथ पढ़ रहे होते हैं, 4 वीडियो अलग अलग देख रहे होते हैं, यूट्यूब के 4 चैनल पे जा रहे होते हैं, उससे उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। आपको एक ही किताब पे फोकस करना है और एक एक किताब की एक एक लाइन पढ़नी है। मैं आप लोगों को देखे बहुत जल्दी पढ़ाकर 2 चैप्टर भी खत्म करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कराता। उसकी वजह यह है कि मैं आपको डिस्कस करता हूँ यार ये वाली चीज का मतलब क्या है, ये वाली चीज का मतलब क्या है, ये वाली चीज हो क्या रही है, इसको हमने किस टाइप में डालना है। मैंने यहाँ पर आपको बात बाकायदा कैटेगराइजेशन की हुई है कि यार ये वाली चीज जो है मेरी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है, ये वाली चीज इसको कर रही है, तो मुझे इसको ऑर्गेनाइज करने में आसानी हो जाती है। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह फॉलो करें, ये मेरा स्टाइल फॉलो करेंगे, आप लोग बहुत जल्दी डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे। सर सारी लाइब्रेरीज की सेम कमांड होती है? अगर नहीं होंगी तो हम लाइब्रेरी यूज नहीं करेंगे। हम तो ये देख रहे हैं कि क्या हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, नहीं हो रही। तुम लोग कंटिन्यू करो। हमदान आप लोग स्टार्ट करें, बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। हमारी ये रिक्वायरमेंट है ना, ये रिक्वायरमेंट अगर कोई लाइब्रेरी पूरी कर रही होगी हम उसके ऊपर चले जाएंगे, अगर कोई लाइब्रेरी नहीं कर रही होगी तो हम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई एक लाइब्रेरी वाला बोलता है कि यार मैं आपको INT4 भी देने को तैयार हूं, लेकिन हम देखेंगे क्या ये इसमें बाकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ये वाली 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 हो रही है। पता लगा उसमें डिस्क्राइब का फंक्शन ही नहीं है, उसमें डिस्क्राइब का फंक्शन नहीं है तो मेरे लिए बेकार है वो। ठीक है जी, तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास जो है वो काफी हद तक समझ में आएगी। कोई मसला हो तो आप सिलेक्ट के ऊपर जो है वो मेंशन कर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी राय देनी हो जिसका ताल्लुक मुझसे या पर्सनल है तो आप मुझे अलग से भी मैसेज कर सकते हैं सिलेक्ट के ऊपर। ज्यादातर लोग कोशिश किया करें कि अपना जो क्वेश्चन है वो हमारे चैनल के ऊपर किया करें। पर्सनल मैसेज उस वक्त मुझे किया करें जब आपको सिर्फ ऐसा लगे कि जो मुझसे डिस्कस करना है। अगर आप मुझसे मेंशन करके ये पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट जो है वो कब तक देनी है, तो वो चैनल के ऊपर कर ले आप। ठीक है जी सर, ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सर। काइंडली लिंक शेयर कर दें। कौन सा लिंक? ये मैं लिंक जो है ये आज शाम तक गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूंगा रिसोर्सेज के अंदर। सर वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं दोनों एक साथ करके जो मेरा गिटहब का जो लिंक है PIAIC गिट हब, मैंने ये सर्च किया यहाँ पर
तो ये यहाँ पर मैं इसके अंदर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कहाँ पे जाके देखेंगे चैनल शो हो रहे हैं, तो हमें कौन सा चैनल ज्वाइन करना है? आपको सिलेक्ट की बात कर रहे हैं आप? जी सर, सिलेक्ट की मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखें मेरे पास, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा डेटा सेट, प्रैक्टिस कोड, यहाँ पे मैं रिसोर्स के नाम का एक चैनल बनाकर फोल्डर बनाकर उसमें डाल दूंगा मैं, सही है? मैं रिसोर्स के नाम का फोल्डर बनाकर उसके अंदर इसमें डाल दूंगा। ओके? अच्छा, सिलेक्ट के हवाले से आपको जो है वो चैनल चूज करना है। वो कौन सा चैनल करना है? ये वाला A1 Q2 बैच। ओके सर, स्क्रीन शेयर कर दें, काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर बंद हो गई है? स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरे ख्याल से नहीं हो रही है सर। वो बुक नजर आ रही है आपकी, ये प्रोग्रामिंग विंडो ओपन, बुक नजर आ रही है बस। अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। डेस्कटॉप किया मैंने, ठीक है। अब आपको नजर आ रही है? ये तो साइन इन मांग रहा है यार मुझसे। सर ये वैसे भी उधर पोर्टल पर लिंक मेंशन है स्लैक के। ठीक है, मैं आप लोग देख लीजिएगा, आपस में डिस्कस करेंगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है? और बाकी सवाल फिर आप लोग सिलेक्ट के ऊपर कर सकते हैं। मंसूर आपको असाइनमेंट के बारे में फर्दर हेल्प कोई चाहिए होगी तो वो भी प्रोवाइड करें, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज।